हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और अगर वो खातून, वो महिला, वो औरत खुद अपनी कामयाबी की दास्तान लिखने निकली। इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ही कामयाबी की दास्तान अपने हाथों लिखी है। मोहतरमा सादिया हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो इंजरी से ज्वेलरी तक का सफर आपका हुआ था? जी, आज से 10 साल पहले जी, मैं अपने होम टाउन गई हुई थी। वहाँ मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। ये जितने अपने अभी नाम बताए थे जी, कुछ ही वक्त पहले, टीका, झूमर, तिरमनी, सर करके ये मुझे समझ नहीं है क्या क्या आपने कहा था। टीका, झूमर, तिरमनी, जुगनी, आसिफ जाही हार, रानी हार, जड़ावी, सतलड़ा, ये अलग अलग है? ये सब अलग अलग है, अलग अलग सेट्स। क्या डिफरेंस क्या होता है इनके जैसे अब तिरमनी है उसका एक अलग शेप है, जुगनी है उसका एक अलग शेप है, सतलड़ा है 7 लेयर है तो वो सतलड़ा हो गया। टीका है फोरहेड पे जो भी आप पहनते हैं उसे टीका कहते हैं। साइड में जो है वो झूमर है जो स्ट्रेट लुक देता है आपकी नेक पे, वो सब गुलूमन कैटेगरी में आते हैं। आपने पहन रखा है उसे अगर डिस्क्राइब करना हो तो इसका क्या नाम है? ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का कब थॉट आया, मतलब ग्रो कब हुआ बिजनेस? जब ये मैंने अपने घर में ही एक कमरे में एक सेटअप किया जिसमें मैंने फिर पुरवई कराना शुरू करी, ज्वेलरी मेकिंग। कारीगर मैंने अपने पास बिठाए घर में जिसे मैं खुद देख के बताती थी ऐसा करिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती थी। लिए कि अब तक आप 1000 से ज्यादा डिजाइन खुद बना भी चुकी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बिलीव है इस चीज में कि जो आप अच्छा अमल करते हैं वो लौट के आता है आपको? हाँ बिल्कुल, मेरे आ रहा है। मतलब मैंने कैसे स्टार्ट कर दिया एक अनजान शहर में, एक कोई मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, मुझे बिजनेस की कोई ऐसा सच नॉलेज नहीं। मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि मेल ईगो नाम की जो चीज होती है, क्योंकि एक मर्द वाली जो गुफ्तगू होती है, कभी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया या कभी किसी ने ताना दिया या कभी ये ख्याल आपके दिल में पैदा हुआ कि नहीं ये तो मेरे बीवी का बनाया हुआ बिजनेस है, अगर मैं इससे जुड़ जाऊँ, वो एहसास कमतरी वाला? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी। और मुझे लगता है शायद ये मेरे वालिद से मेरे अंदर आया है। उनकी एक आदत है कि वो उनके चारों तरफ जो भी लोग हैं, चाहे उनकी वालदा हों या उनके बच्चे हों या और भी कोई रिश्तेदार कोई भी हो, सबको कॉन्फिडेंस देते हैं। उनके अंदर ये चीज़ मैंने हमेशा देखी कि वो हमेशा मोटिवेट करते हैं और ज़रूरी नहीं वो बोल के साथ दें, उनके साथ देते हैं। शायद उसका कुछ पार्ट मेरे अंदर भी आया है और उसी के चलते शायद मैंने हमेशा सादिया का साथ दिया है। और अलहमदुलिल्लाह मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी वाइफ का बिजनेस कुछ है। मैं आज भी स्टोर पर खड़े होकर बोल देता हूँ कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैडम से बात कीजिए, मैं हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर, अनदर एपिसोड ऑफ ई कास्ट। जुबान लड़खड़ा रही है और लड़खड़ाएगी भी। तबीयत थोड़ी सी खराब है तो लहजा आज धीमा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं कि ये बात कही गई, ये बात सुनी गई, ये जुमला आपसे भी किसी ने कहा होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और अगर वो खातून, वो महिला, वो औरत खुद अपनी कामयाबी की दास्तान लिखने निकले तो वो मदर टेरेसा भी हो सकती है, कल्पना चावला भी हो सकती है या फिर कोई और खातून भी हो सकती है। और वैसी एक और खातून आज हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ही कामयाबी की दास्तान अपने हाथों लिखी है। मोहतरमा सादिया हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिन्होंने ज्वेलरी का बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस हैदराबाद में स्टैब्लिश कर लिया है और ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में अभी ये काफी मुकम्मल एक अपना अलग तिजारत का पेशा बना चुकी हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं क्या बुलाऊं आपको? मैडम बुलाऊं, बाजी बुलाऊं, क्या करना? कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मैं बाजी बोल लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, है ना। तो आप अलीगढ़ से हैं। अलीगढ़ से 2013 में आप हैदराबाद आई थी ना? हम लोग 15 में आए हैं। 2015 में। तो इंजरी से ज्वेलरी तक का सफर आपका हुआ था जी। तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या ट्रांजिशन रहा, कहानी क्या रही? आज से 10 साल पहले जी, मैं अपने होम टाउन गई हुई थी। वहाँ मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे दोनों एंकल क्रैक हो गया और मैं बेड पे आ गई और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मेरे छोटे ट्विंस बेटे थे 2 साल के उस वक्त। तो मेरे लिए मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी अपनी लाइफ कहाँ मैं सुबह से लेके रात तक बस बच्चों के कामों में मसरूफ रहती थी कि मेरी ज़िंदगी बेड पे आके रुक गई थी। जो भी हम लोग हमारे घर आते थे मेहमान, हम मुझसे मिलने, मेरा पैर देखने,
तो वो लोग बड़े एक्साइटमेंट में पूछते थे कि अच्छा तुम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए, हैदराबादी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। और सबका एक्साइटमेंट हैदराबादी ज्वेलरी के लिए देख के मेरे जहन में एक चीज आई कि अभी हर जगह डिमांड हैदराबादी ज्वेलरी की आ रही है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी। तो डिमांड सप्लाई ही पूरे ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं। तो वहीं से एक दिमाग में आया कि हैदराबादी ज्वेलरी ऑनलाइन स्टार्ट किया जाए। सभी लोग हैदराबादी ज्वेलरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आज से 10 साल पहले, अलीगढ़ पे बेड पे लेटे हाँ लेटे मेरे जो कस्टमर्स थे वो वही थे स्टार्टिंग के, जो मुझसे मिलने आते थे। उसी में एक लोग कहते थे कि सादिया हमें छोटे चांद वाली सेट्स मंगा के दो हैदराबाद से। एक लड़की की शादी हो रही थी, उसने कहा सादिया एक ट्रेडिशनल सतड़ा होता है हैदराबादी, मुझे वो चाहिए मुझे शादियों पहनने के लिए। एक साहिबा ने कहा मुझे एक जड़ावी लच्छा चाहिए ऑथेंटिक रियल एमरल्ड में। इस तरह से एक ऑर्डर बना। मैंने रिसेंटली उस विजिट में जो हैदराबाद से शॉपिंग करी थी गिफ्ट देने के लिए अपने दोस्त अहबाब के लिए, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि अभी रिसेंटली हमने आपके स्टोर से शॉपिंग करी है और ऐसे से मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे ऑनलाइन हैदराबादी ज्वेलरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कोरियर से भेज देंगे, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। वहाँ से मैंने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया और उन्होंने मुझे वो ज्वेलरी भेजी। मैंने वो सारी ज्वेलरी उन सभी ऑर्डर्स घर से ही सब लोगों को दिए, सब लोगों ने घर से ही आगे कलेक्ट किए। उसके बाद फिर और रिक्वायरमेंट्स आने लगी, इस तरह की चीज मंगा के दो, उस तरह की चीज मंगा के दो। फिर मैंने दूसरा एक ऑर्डर प्लेस किया। इस तरह से मैंने 1 मंथ में मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किया और मेरा 20,000 प्रॉफिट अर्न किया मैंने। और मैं एकदम खुश कि ये मैंने क्योंकि मसरूफ रहने के लिए वो शुरू करा था। फिर बाद में जब माशाल्लाह ग्रो हुआ बिजनेस, मैं आगे बढ़ी, तो काफी मेरे अपने ही मजाक में कहा करते थे सादिया जैसा एक्सीडेंट तो सबका हो जाए। एक एक्सीडेंट ने मतलब लाइफ बदल दी और मतलब माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा हुआ उस एक्सीडेंट के बाद। तो मैं पूरा क्रेडिट अगर देखा जाए तो उस जो शुरुआत हुई मेरी जर्नी की वो एक्सीडेंट से ही शुरुआत हुई। आपको स्वेटर बुनना नहीं आता? नहीं अच्छा हुआ नहीं आता, वरना खवातीन की फरागत और स्वेटर बुनने का हुनर, अगर ये दोनों चीजें होती तो वो दूसरा ख्याल भी आपको नहीं आता। नहीं, आप बस वही कर रही होती, स्वेटर नहीं, बुन रही मुझे होती। स्वेटर बुनना थोड़ा बहुत स्टेचेस मतलब उसके स्टेप्स आते हैं, लेकिन ऐसा शौक नहीं था कि मैं स्वेटर बुनना शुरू कर देती उस वक्त। ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपको तो इजहार तशक्कुर करना चाहिए इस चीज पर कि आपको आता नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आता तो शायद शायद ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ ये चमक धमक ना हाँ, होती। बिल्कुल। ये चेन का मुझे थोड़ा सा समझाइए कि जब पहले आपके दिमाग में ख्याल आया था तो आपने शॉप ओनर को पहले फोन किया, जी जी और अभी तक रीसेलिंग वाला मामला चल रहा है जी। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का कब थॉट आया, मतलब ग्रो कब हुआ बिजनेस? जब हाँ, ये स्टार्टिंग में मैंने उनसे लिए पीसेस और मैंने लोगों को दिए। फिर कुछ बुटीक्स थे कुछ लोगों के, उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम इसे सेल करना चाहते हैं, आप हमें दीजिए। तो मैं उन्हें देती थी। वो अपने उनका एक हर इंसान का एक अपना कस्टमर बेस होता है। तो मल्टीपल बुटीक्स ओनर मुझसे कनेक्ट हुए, मल्टीपल हाउसवाइफ्स मुझसे कनेक्ट हुई कि हमें सेलिंग के लिए चाहिए। तो मुझे फिर ये लगा कि मैं खुद लेके सेल कर रही हूँ तो मुझे बेस्ट प्राइस नहीं मिल रहा, तो मुझे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए ताकि मैं आगे बेस्ट प्राइस दे सकूं। तभी मुझसे कुछ कारीगर्स जुड़े जिनके साथ मिलके मैंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया जी। वो ये विद इन ईयर मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने घर में ही एक कमरे में एक सेटअप किया जिसमें मैंने फिर पुरवई कराना शुरू करी, ज्वेलरी मेकिंग मिक्स एंड मैच करके। जैसे टीके का पीस है तो इसको लॉकेट बना के लॉकेट के फॉर्म में बनाते हैं, लॉकेट है तो इसे टीके की फॉर्म में बनाते हैं, कोई राउंड पीस है इसे ब्रेसलेट की फॉर्म में बनाते हैं। तो उस तरह के कारीगर मैंने अपने पास बिठाए घर में, जिसे मैं खुद देख के बताती थी ऐसा करिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती थी ताकि कुछ नए डिजाइन्स बने। कुछ हमारे कस्टमर्स हमारे डिजाइन्स में से बताते थे कि इन पीसेस को इस तरह से आप बनाइए तो एक ये नया डिजाइन बनेगा। तो इस तरह से नए डिजाइन्स बनते गए और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एवरी वीक हम कुछ ना कुछ नया अपने पेज पे डालते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है आपके लिए कि अब तक आप 1000 से ज्यादा डिजाइन खुद बना भी चुकी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो यूनिवर्सिटी में कभी जिस चीज का आपने जिसकी चीज की शुरुआत की थी वो अधूरी रहेगी, आप उस चीज के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये पीजी में एडमिशन लिया था, जेम टेस्टिंग एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग। बिल्कुल। और मेरा दूर दूर ख्याल नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। बस मुझे 1 ईयर का एक कोर्स चूज करना था और मुझे लगा कि ठीक है ज्वेलरी डिजाइनिंग अच्छा है, इंटरेस्टिंग होगा, इसे स्टार्ट करते हैं। बस जिस वक्त मैंने एडमिशन लिया है उसी वक्त मेरे घर से कॉल आया कि
मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है और मैं अब इतनी मेहनत क्या करना, अब तो शादी ही हो रही है। अच्छा, ये थॉट होता है ख्वातीन में भी? शादी से भागती नहीं है? नहीं, दोनों चीजें होती हैं। अगर अच्छा हम सफर है तो इंसान चाहता है कि खैर से जाए, लेकिन अगर अच्छे लोग नहीं मिलते तो इंसान डरता है। अगर अच्छे लोग मिलते हैं तो खुशी खुशी सुकून से चला जाता है। तो पढ़ाई से जान छूटी? हाँ, पढ़ाई से जान छूटी नहीं कहूंगी। मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग का जब कोर्स लिया था तो ये सोच के लिया था कि एक बड़ा लाइट सा कोर्स है और मतलब हो जाएगा इजीली। लेकिन जब फर्स्ट सेकंड क्लास हुई तो हमारे सर ने सारे स्टोन्स लाके हमें दिए और कहा कि इन सब की ये वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है, पूरी मैथ्स फिजिक्स। मैंने कहा अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल सा कुछ कोर्स सोच के ज्वाइन करा था, इसमें तो पूरी मैथ्स फिजिक्स आ गई। बाकी मेरे जो बैचमेट्स थे, टोटल 10 कैंडिडेट थे जेम टेस्टिंग में, तो बाकी सब 9 जो स्टूडेंट्स हैं वो सब डायमंड्स में कर रहे हैं बिजनेस। और उस वक्त जब मैंने अपनी शादी की वजह से ड्रॉप कर दिया कोर्स तो वो लोग बड़ा नाराज से होते थे कि एक सीट खराब कर दी सादिया तुमने, एक सीट खराब कर दी। और सर भी थोड़ा सा नाराज थे। फिर जब ये मेरा बिजनेस थोड़ा ग्रो हुआ, सोशल मीडिया पे आया, फेसबुक पे स्पेशली, फिर उसी एक बैचमेट का मेरे पास कॉल आया कि अरे तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, हम लोग करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके क्योंकि डायमंड में जाहिर है कि आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि इतना इन्वेस्ट करके हम लोग उतना नहीं कुछ कर पा रहे। और मैंने कहा याद आया तो मैं तुम लोग मुझसे कहते थे एक सीट खराब कर दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो चीज गलत थी और तुमने मतलब इसी फील्ड में कर लिया, काबिल तारीफ है। कभी ऐसा महसूस हुआ बिजनेस के दौरान ही कि अगर वो किया होता तो ज्यादा उससे इस्तेफादा होता तिजारत? हाँ, कभी ये अफसोस होता है मुझे और ये अक्सर ख्याल आता है कि उस वक्त मुझे कर लेना चाहिए था और काश मैंने उस वक्त कर लिया होता। तो बज़ाहिर अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो वो जब आप किसी फील्ड में जाते हैं, आपके पास कोई भी डिग्री हो, आप सीखने को आपको काम से ही मिलता है। ऑब्वियसली आपको डिग्री से सीखने को नहीं मिलता, आपको काम से आता है, तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, हाँ एक्सपीरियंस से ही आप सीखते जाते हैं। तो वो तो मैंने इस 10 सालों में सीख लिया, लेकिन डिग्री वो रह गई। वो डिग्री का मुझे अफसोस है कि वो फ्रेम लगा के मैं अपने स्टोर पर रखती, मुझे अच्छा लगता अपना, वो बस मलाल रहता है अक्सर कि वो मुझे करना चाहिए था। अच्छा, ये हैदराबादी कारीगर हैदराबादी थे ना? जी जी जी। शुरुआत में आपने बिजनेस शुरू करते समय जिन लोगों को हायर किया, कॉन्वर्सेशन आपको हैदराबादी आती है वैसे? नहीं हैदराबादी मतलब हैदराबादी प्रॉपर नहीं आती, हाव नक्को कर लेती हूँ तो, लेकिन मतलब वैसा नहीं आता प्रॉपर। ये मुझे समझ नहीं आता, जैसे किसी को भी बोल दो कि डू यू नो हैदराबादी, हाव नक्को, 2 शब्द बस। हालांकि उनका कुछ डिफरेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है, हैदराबादी कोई एकदम ऐसी अलग लैंग्वेज नहीं है कि आपको इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ, जब भी हम यहाँ किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो सबसे पहले उसका यही सवाल होता है, आप हैदराबादी नहीं है? मतलब हैदराबाद में भी स्टोर पे जो भी लोग आते हैं, माशाल्लाह काफी कस्टमर्स हैं, हर जगह से आते हैं। इवन हैदराबाद के काफी कस्टमर्स हैं जो बाहर है, यूएस में है, सऊदी में है, दुबई में है, तो वो छुट्टियों में हैदराबाद आते हैं तो हम लोगों के स्टोर विजिट करते हैं। तो वो इतने टाइम से शायद समझ रहे होते हैं कि मैं हैदराबाद से ही बिलोंग करती हूँ। और जब वो स्टोर आते हैं और देखते हैं, जब मैं बात करती हूँ तो कहते हैं अरे सादी आप हैदराबाद से नहीं है? मैंने कहा नहीं। फिर हैदराबाद में कैसे है, हैदराबादी ज्वेलरी कैसे है? फिर वो पूरी स्टोरी बताती हूँ कि आज से 10 साल पहले ऐसे ऐसे शुरू हुआ था। तो फिर वो लोग बड़ा खुश होते हैं। बतानी पड़ती ना, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह की। अभी भी अक्सर लोग कहते हैं अच्छा आपकी ससुराल हैदराबाद में, आप कहाँ से? यूपी अलीगढ़ से। फिर यहाँ पे आपके हस्बैंड? अच्छा यहाँ, मैंने नहीं, उनकी जॉब थी। अच्छा वो कहाँ से? मैंने कहा वो भी अलीगढ़ से। फिर आपने स्टार्ट कैसे किया, आइडिया कहाँ से आया? तो फिर वो बताना पड़ता है, फिर वो बड़ा खुश होता है, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। रवैया नहीं बदलता किसका? जब एक चीज है, एक लहर है जो अभी दक्कन के इलाके में चल रही है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो नहीं, वो चीज मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह फील नहीं करी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहूंगी कि मेरे बिजनेस का जो ग्रोथ का एक बड़ा क्रेडिट हैदराबादीज को जाता है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और खाली सपोर्ट इस तरह से नहीं किया कि उन्होंने और मतलब हमसे परचेज किया, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बड़ा अप्रिशिएट किया। और मतलब कभी ये फील नहीं कराया कि ये तुम लोग बाहर से आके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अक्सर लोग खुशी में कहते हैं अरे वाह वेरी गुड सादिया, नॉन हैदराबादी होके हैदराबादी ज्वेलरी ब्रांड में इतना अच्छा कर रही हो, और अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। और
काफी कस्टमर्स, काफी रेफरेंस ऑर्डर्स हैदराबादी कस्टमर्स के थ्रू आते हैं, यानी कि जो फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई हैं हैदराबाद में, तो अब उनका कोई भी रिलेटिव उनके घर विजिट करने आया है तो उनकी कोशिश होती है कि सादिया के स्टोर लेके चलते हैं। तो ये उनकी मोहब्बत और खुलूस है, वो चाहते हैं कि भाई सादिया की बिलिंग हो जाए कहीं ना कहीं। अब वो आते हैं, कैब से आते हैं, ऑटो से आते हैं, खुद अपना खर्चा पानी दे के आते हैं सिर्फ इसलिए कि सादिया के स्टोर लेके चलते। कोई है ऐसा हैदराबादी कस्टमर जो कस्टमर से फैमिली मेंबर बन चुका है? लाइक एक नहीं, बहुत हैं ऐसे लोग माशाल्लाह, बहुत हैं। जब ये स्टोर नहीं था हमारा, जब ऑनलाइन था, तो बहुत सारी फैमिलीज ने घर पे विजिट करना शुरू कर दिया था। और एक्चुअली मतलब ये बात बताई भी थी आपने कि जब आपने इनिशियल बिजनेस चलाया पूरा ऑनलाइन था। हाँ, जैसे लोगों ने शुरुआत में पूछा कि स्टोर कहाँ पे है, जी स्टोर तो नहीं है। तो शुरुआत में आपने फिर घर पे पूरा एग्जीबिशन टाइप का लगाना आपने शुरू। घर पे मैंने जो लोग कॉल करते थे कि हम देख के लेना चाह रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फोटोज से सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्हें ये होता है कि फोटो तो बड़ा प्यारा लग रहा है, सामने से ऐसा होगा या नहीं, तो वो लोग देख के लेना चाहते हैं। तो इस तरह के काफी कस्टमर्स थे जो कहते थे कि हम आपके देख के स्टोर विजिट करके देख के लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, स्टोर तो नहीं है, तो कहाँ आपके पीसेस देख सकते हैं? मैंने कहा आप घर आके पीसेस देख सकती हैं। तो इस तरह से घर काफी लोग आना शुरू हो गए। वो जो लोग आते थे वही लोग कहते थे सादिया स्टोर शुरू करो ना, स्टोर शुरू करो ना, अच्छे से सब सेटअप करके अच्छे से दिखा सकती हो। तो वहीं से एक पुश मिला, एक ख्वाहिश हुई कि हाँ एक स्टोर पे सेटअप करते, क्योंकि वो दिखाना भी बहुत मुश्किल होता है, घर में पूरा सब मैसअप हो जाता है। तो फिर वहीं से फिर मैं उनसे कहती भी थी ठीक है मैं स्टोर करूंगी, फिर आप अपने सारे लोगों को लेकर आइए। हाँ हाँ बस तुम शुरू तो करो, हम हिट करा देंगे, बस तुम शुरू करो। और हैं ऐसी फैमिलीज जिनके घर के एक फैमिली मुझसे जुड़ी हुई थी, आज उनकी सारी ममानी, खाला, फुप्पी, भांजी, भतीजी, पड़ोसी, रिश्तेदार सब लोग जुड़े हुए हैं। ये एक्चुअली खवातीन में होता भी है, वो असल मार्केटिंग तो उनकी जबान ही होती है जी। ऐसे। और एक तो बहुत अच्छी चीज ये है, जैसे आपने अभी आप जो पहन के आई हैं ज्वेलरी जी, इटसेल्फ इज अ मार्केटिंग मूव, है ना? बेस्ट प्रोडक्ट आप तो एक पहन के आई होंगी। जी जी। तो एक तो आदमी पहन के जाता है ज्वेलरी, खवातीन में ये होता है बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग किसी को बताना नहीं चाहते हमने कहाँ से लिया, वो लोग चाहते हैं कि भी मैं जैसा पहने हुए हूँ दूसरा ना पहने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो लोग मिले वो ऐसे मिले कि किसी ने तारीफ करी, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अच्छा ये वहां से लिया, मैं अभी आपको कांटेक्ट नंबर देती हूँ। हाँ, तो मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है कि मुझे सीमा ने आपका नंबर दिया, मुझे समीना ने आपका नंबर दिया, और मेरी भांजी ने आपसे परचेज किया था, मुझे उन्होंने आपका नंबर दिया। तो हमारे पास आज भी 10 साल हो गए हमारे बिजनेस में, आज भी 60 to 70% हमारे रेफरेंस ऑर्डर्स होते हैं। तो इट शोज के आपके कस्टमर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें। और इसमें काफी बड़ा रोल है हैदराबादी कस्टमर्स का, क्योंकि हमारे चारों स्टोर्स में जो फुटफॉल है सबसे बेस्ट वो हैदराबाद का ही है। 4 स्टोर आपने बना लिए ना? अल्हम्दुलिल्लाह की बात की थी, 4 बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हैदराबाद में है, और एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है, एक अलीगढ़ में। जी जी जी। और अभी आगे एक्सपैंड करने का और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। ये हैदराबाद को वैसे तो सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है जी, तो उसके बारे में जो ज्वेलरी है बेसिक, उसकी नॉलेज तो आपको रही होगी शुरुआत में, लाइक उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे आपने अभी सतलड़ा कहा, फिर उसमें पंचलड़ा है। जी जी जी। नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी हैदराबादी ज्वेलरी की। बस जो लोग कहते थे कि अरे वो हाँ ये चाहिए ये चाहिए, वो वहीं से लोगों से ही सीखती चली गई मैं। बाकी मुझे खुद पर्सनली हैदराबादी ज्वेलरी का इतना आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने प्रॉपर समझा कौन सी सेट्स होते हैं, जुगनी, तिरमनी, आसिफ जही हार, टीका, झूमर, जड़ावी, सतलड़ा, गुलूबंद। फिर उसी में फिर हम और वेरिएशंस लेकर आए और उसे नए तरीके से हमने बनाना शुरू करा। कुछ नए डिजाइन ऐड हुए, कुछ गोल्ड के जो सेट्स होते हैं जड़ाऊ के, उन सेट्स को कोशिश करा कि इसे अपना टच देके किस तरह से बनाए। कुछ एक्ट्रेस पहने हुए हैं, उनके रेफरेंस वीडियोस फोटोज आते हैं कि सादिया ये लुक चाहिए, तो वो कस्टमाइजेशन शुरू करा। तो अभी हम जितने भी जड़ाऊ डिजाइन हैं उन्हें कस्टमाइज भी करते हैं। ये जितने आपने अभी नाम बताए थे जी कुछ ही वक्त पहले, सर करके मुझे समझ नहीं आया क्या क्या आपने कहा था? टीका, झूमर, तिरमनी, जुगनी, आसिफ जाही हार, रानी हार, जड़ावी, सतलड़ा, ये अलग अलग है? ये सब अलग अलग है, अलग अलग सेट्स
क्या डिफरेंस क्या होता है इनके इसमें, like? जैसे अब तिरमनी है हम्म। उसका एक अलग शेप है, जी। जुगनी है उसका एक अलग शेप है, सतलड़ा है 7 लेयर है तो वो सतलड़ा हो गया, टीका है फोरहेड पे जो भी आप पहनते हैं उसे टीका कहते हैं, साइड में जो है वो झूमर है, जो स्ट्रेट लुक देता है आपकी नेक पे वो सब गुलूमन कैटेगरी अभी में जो आते हैं। आपने पहन रखा है उसे अगर डिस्क्राइब करना हो तो इसका क्या नाम है? ये एक 2 लेयर स्ट्रिंग है, रियल एमरल्ड विद रियल पर्ल्स। इतना बड़ा नाम है इसका? और नहीं, कुछ इसे basics माला भी बताओ। कह सकते हैं आप, माला, सिंपल। हाँ that's it. जी। ओके, तो क्या मतलब इसमें कुछ नग वगैरह स्पेशल होते हैं जो अलग से हाँ लगते देखिए, हैं? सबकी एक अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना अपना बजट होता है। किसी का बजट है रियल में लेने का, किसी का बजट है सेमी में लेने का। तो ये हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक ऑनिक्स में बनाते हैं, एक रियल में बनाते हैं। तो जैसा कस्टमर का बजट होता है उस हिसाब से हम कस्टमाइज करके देते हैं। इसमें पर्ल्स वगैरह जो होते हैं जी असली वाले मोती होते हैं जो? हाँ, रियल पर्ल भी होते हाँ। हैं, सेमी पर्ल्स भी होते हैं, जिसे हम Okay. शेल पर्ल कहते हैं। शेल पर्ल भी होता है, फ्रेश वाटर पर्ल्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका जितना बजट है। ओके। कुछ लोग बजट फ्रेंडली ज्वेलरी ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोग इस ज्वेलरी को जनरेशन टू जनरेशन तक जाती है ज्वेलरी, तो कुछ लोग इस एतबार से खरीदना चाहते हैं कि ये हम आज ले रहे हैं, कल को हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रिपॉलिशेबल ज्वेलरी है। आप कितनी भी बार पहने, उसके बाद जब एक टाइम पे पॉलिश डल होगी, आप रिपॉलिश करा के इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। और सरजमीन हिंद में तो ये रिवाज भी है कि अगर किसी को अपना बनाना हो तो ये देखो, ये मेरी माँ के कंगन है, ये मेरी माँ को उसकी माँ, उनकी माँ ने दिए थे। जी जी जी, वो ये वैसे इसीलिए पास इस होता ज्वेलरी चला के साथ एक इमोशंस जुड़े हुए हैं। इमोशंस जुड़े हुए हैं। बाकी अगर अदर इमिटेशन ज्वेलरी के साथ आप देखें तो उसमें यही खासियत है कि हैदराबादी ज्वेलरी एक ज्वेलरी नहीं है, एक इमोशन है। और स्पेशली जब आप उसे रियल के साथ बनवाते हैं, रियल स्टोन्स, रियल पर्ल्स, रियल आवेजे यूज करके बनाते हैं, फिर उसकी लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो लोग चाहते हैं कि हम इसे ऐसे ही लें ताकि हम जनरेशन टू जनरेशन इसे यूज कर सके। हमारे पास स्टोर पे अक्सर कस्टमर्स लेकर आते हैं, ये मेरी नानी की जुगनी है, ये मेरी अम्मी का जड़ावी लच्छा है, इसे पॉलिश कराना है। तो वो मतलब समझ रहे हैं आप, नानी की ज्वेलरी अभी भी संभाल के रखे हुए हैं और वो गोल्ड नहीं है। वाह। तो ये हैदराबादी ज्वेलरी से एक अलग प्यार है लोगों को। मैं तो हैदराबादी टिपिकल ज्वेलरी जो आप बता रही है सारी की सारी, जी मैं इन्हें देखता हूँ या फिर एग्जीबिशन में कहीं पे नजर भी आ जाती है, जो 5 के डब्बे में रखे नहीं होते एकदम एक्सपेंसिव, और फिल्मों में जो चोर वो चुरा के ले जाते हैं, वो आप देखें तो मतलब निजाम का दौर मुझे याद आता है। हाँ, इसे निजामी ज्वेलरी भी कहा जाता है। Obviously. हैदराबादी ज्वेलरी का नाम एक निजामी ज्वेलरी भी कही जाती है, क्योंकि तो ये निजाम के दौर के ही Exactly. सारे डिजाइन्स वहीं से निकली हुई ये ज्वेलरी है। मीर उस्मान अली खान के दौर में उनकी जो अहलिया थी, उनको बड़ा शौक था मोतियों का बतौर जी। खास, तो पर्शियन गल्फ से जो बहुत फेमस है वहाँ के मोती ना, वहाँ से फिर वो इंपोर्ट करके यहाँ पे लाते थे इंडिया में। और आपको एक चीज़ पता है, वो मिट्टी के बर्तन में रखते थे वो। अच्छा, ये नहीं मुझे उतनी पता है। मकदार में होते थे। एक तो बहुत फेमस स्टोरी है, शायद आपने सुनी होगी, जेकब डायमंड की। क्या स्टोरी है, सुनाइए। जेकब डायमंड की बड़ी इम्प्रेसिव स्टोरी है वो, कि वो पता नहीं 324 या 360 समथिंग कैरेट का जो एक डायमंड था निजाम के पास, मीर उस्मान अली खान साहब के पास, और उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली पेपर वेट के लिए जो यूज हुआ। नहीं, पेपर वेट के लिए तो था अच्छा, obviously, अच्छा, ये उसके अलावा मैं बता अच्छा रहा हूँ। अच्छा 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 तो उसको ना चप्पल के बॉक्स की तरह वो इस्तेमाल करते थे, उससे जूते पॉलिश करते थे उससे। अच्छा जी, पेपर वेट वाला तो मुझे पेपर वेट वाला तो था, वो पेपर मैंने वेट वाला, सुना है but डायमंड कि रखते हाँ थे वो उसमें, डायमंड हाँ। रख के एज ए पेपर वेट यूज करते थे। ऐसी बेशुमार कहानियां हैं, मतलब उस वक्त में ज्वेलरी वगैरह सारी तो एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद के बाद हुकूमत हिंद ने सबके सब जब्त कर ली थी, मगर कहा जाता है कि उसके बाद भी कुछ ऐसी ज्वेलरीज थी जो मीर उस्मान अली खान साहब को बड़ी इमोशनली कनेक्टेड थे वो, तो उसके बाद उन्होंने वो अपने गद्दे के नीचे छुपा दी थी अच्छा कि हुकूमत इसको जब्त ना करे। फिर उसके बाद वो फैमिली में डिस्प्यूटेड भी रहा कई साल, इसके बाद वो बट गया इधर उधर, ऑब्वियसली वो चीज़ तो होनी ही थी, मगर उसके किस्से बड़े मशहूर हैं। ऐसे इतना अमीर आदमी, एक तो रोल्स रॉयस वाला सुना है आपने, हैं रोल्स रॉयस वाला, वो ऐसे वो भी, उसमें भी कहानी में डिस्प्यूट है कि मीर उस्मान अली खान, एक तो 1937 में टाइम्स की मैगजीन में जिस आदमी की तस्वीर छप चुकी है कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है फिलहाल, उतना पैसा, अंधा पैसा जिसको बोलते हैं, वो आदमी कहीं पे कार खरीदने गया है रोल्स रॉयस, उसको बोलता है कि नहीं तुम्हारा मयार नहीं है ये कार खरीदने का ना, तो अच्छा, बस ऐसे ही जानने के लिए पूछा था कि वो ये कार कहाँ से ली तुमने, तो अंग्रेज ने मजाक उड़ा दिया। तो मीर उस्मान अली खान ने फिर वो 4 गाड़ियां खरीदी और उसको हैदराबाद में लगाया और उसके पीछे के टायर में झाड़ू बांधी
और उसको पूरा शहर भर का चक्कर लगवाते थे रोज कि इसमें कचरा डालो, ये कचरे की गाड़ी आती है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। तो खैर ज्वेलरी वही निजाम का जमाना जुड़ा हुआ है उससे, इसीलिए आज तक भी वो नवाबी अंदाज, जो शाही अंदाज इसमें होता है, वही हाँ इसीलिए एग्जैक्टली वही ये वही जो है, ज्वेलरी है ये नवाबों की ज्वेलरी, नवाबों की ज्वेलरी है। इसीलिए इसे लखनऊ में भी बहुत पसंद करा जाता है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे भी जो वो नवाबी तो आउटफिट है ही है नवाबों गरारे, का शहर हाँ लखनऊ तो भी। लखनऊ में इसीलिए हम लोगों ने वहाँ स्टोर खोला। पहले हमने वहाँ हम्म। कुछ एग्जीबिशंस करी जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर उसके बाद फिर लास्ट ईयर हमने वहाँ पे स्टोर ओपन किया, अभी 1 ईयर कंप्लीट हो गया। क्या है मतलब जो नॉर्थ इंडिया की कस्टमर्स हैं आपके, उन लोगों के लिए क्या मैटर करती है ज्वेलरी, लाइक हाउ डिड दे परसीव इट? देखिए मैं ये कहूंगी, अगर एग्जीबिशन की बात करें तो जब हम दूसरे शहर में जाते हैं, जैसे हम कोलकाता में गए, पटना गए, लखनऊ गए, अलीगढ़ गए या किसी भी शहर गए, तो वहाँ ज्वेलरी का एक अलग क्रेज होता है। हैदराबादी ज्वेलरी हैदराबाद से आई है, तो वो लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं और बड़े खुश होते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर आज नहीं कल ले लेंगे। लेकिन बाहर जब हम एग्जीबिशंस करते हैं तो वो लोग एक अलग ही मोहब्बत देते हैं इस ज्वेलरी को और बड़े एक्साइटेड होते हैं लेने के लिए, कि ये एक तो एक रीजन ये भी है कि उन्हें दोबारा देख के छू के नहीं मिलेगी। अगर उन्हें बाद में लेना है तो वो ऑनलाइन लेंगे, बिल्कुल। अगर सामने से देख के लेने का एक अलग सुकून होता है कि भाई हमारे चेहरे पे कैसे लग रहा है, ये लुक हमारे फेस पे कैसी लग रही है, तो वो लोग देख के लेना चाहते हैं। तो बाहर हमारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है हैदराबादी ज्वेलरी का। हैदराबाद में हम बहुत ज्यादा एग्जीबिशंस इसीलिए नहीं करते कि हम लोगों का स्टोरी है यहाँ पे। बाकी हैदराबाद के कस्टमर्स की बात करी जाए तो हैदराबाद में लोग रियल में लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जो मेजर सेल है हमारी रियल पर्ल्स की, वो हैदराबाद में है, उसकी परख हैदराबादी को ज्यादा है कि अगर हम ये आज रियल में लेंगे तो ये हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा। उसकी शनाख्त क्या होती है, उसकी पहचान कैसे हो, जो असली मोती होता है, कुछ घिसने का तरीका वगैरह? देखिए अलग अलग लोग उसका तरीका बताते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग उसे घिसते हैं, अनशेप होते हैं, साइज कलर एंड शेप इवन नहीं होता रियल का। एक बेसिक इसकी पहचान ये है। तो उसको घिस के किया भी नहीं जा सकता? हाँ लोग घिसते हैं, देखते हैं कि वो अंदर से ब्रेक तो नहीं हो रहा घिसने के बाद, किस तरह से उसका शेप बदल रहा है, साइज बदल रहा है, लेकिन कोई इस तरह की पहचान नहीं है कि आपने जलाया। और क्योंकि आप अगर चार मीनार पे जाएंगे, अक्सर लोग वहां जला रहे होते हैं मोती और कहते हैं ये रियल है, और वो जलता भी नहीं है, वो ग्लास का होता है। वो रियल मोती नहीं होता, वो ग्लास के मोती को जला के देखते हैं। मैं हाँ मतलब अब इतना देखते हैं ना, सुबह शाम ज्वेलरी बन रही है, इधर रियल की बन रही है, इधर सेमी की बन रही है। एक वेट होता है, सेमी में वेट कम होता है, रियल में वेट होता है, रियल के पर्ल्स में, रियल के आवेजे में भारी होता है, हाँ वेट होता है उनका। और जो सेमी होते हैं और ऑनिक्स बीट्स होते हैं, ऑनिक्स आवेजे होते हैं, उनमें वेट नहीं होता, क्योंकि वो मशीन मेड होते हैं, तो उसका साइज कलर एंड शेप इवन होता है। एक बेसिक पहचान यही है जो मैं मतलब सबसे पहले आप देख के उसमें समझ सकते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। एक तो डिट्टो सेम रेप्लिकास भी आ चुके होंगे इसके मार्केट में ऑब्वियसली ना, मतलब जैसे कि मैं ऑनिक्स बीट्स का बता रही हूँ आपको, ऑनिक्स बीट्स ही एक तरीके से रेप्लिका है रियल बीट्स का। ओके, तो ये मतलब लैब में मैन्युफैक्चर होता है या ये सब चाइना से बनकर आता है? अगेन चाइना, हाँ ये सब चाइना से आ रहा है। छोटी आंख वाले लोग ना बड़े बदमाश होते हैं। खैर कभी कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ या फिर ट्रस्ट बिल्डिंग का आपका प्रोसेस क्या रहा है? देखिए सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, क्योंकि उस वक्त जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, ऑनलाइन कोई उस वक्त ना पेजेस थे ना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करा करता था, और स्पेशली महंगा आइटम तो बिल्कुल ही नहीं। आप 100 200 300 500 1000 तक की चीज़ है तो बात अलग है, लेकिन इतना महंगा आइटम ऑनलाइन किसी पेज से मंगाना तो बहुत ही मतलब मुश्किल चीज़ कहूँगी मैं उस टाइम में। तो मैंने उस वक्त ये ऑप्शन रखा था कि आपको हम प्रोडक्ट भेजेंगे, क्योंकि लोग कहते थे यार अच्छा तो बहुत लग रहा है लेकिन सेम होगा ना और आ जाएगा ना, आप कैसे भेजेंगी, क्योंकि उस वक्त कोरियर से भेजना ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। मैंने कहा हम आपको आपके एड्रेस पे कोरियर से भेजेंगे, आपको मिलेगा, आप खोल के देखिए, आपको पसंद आता है तो आप रख लीजिए, नहीं पसंद आता है तो आप हमें वापस कोरियर कर दीजिए, और मिलने के बाद आपको पेमेंट करना है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है एक हाथ पैसा एक हाथ प्रोडक्ट हाथ में आता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये ऑप्शन दिया था अपने कस्टमर्स को कि आपको जब मिल जाए, आपको पसंद आ जाए, आप जब मुतमईन हो तब आप हमें पेमेंट करिए।
तो वो कहते थे अच्छा ठीक है एड्रेस। इतना कैसे आपने मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया आपने? टर्म्स एंड कंडीशन तो कुछ रहे नहीं, होंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। मैंने सिर्फ, हम लोग जब कोरियर लगाते थे सिर्फ अल्लाह के भरोसे लगाते थे। मेरा 2 बातें होती थी, या तो ये पेमेंट दे देगा सामने वाला बंदा, या अपनी नेकियां दे देगा उस अमाउंट के बदले, नुकसान किसी सूरत नहीं होना। तो वो चीज, उस कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया। और जब लोगों को मिलती थी ज्वेलरी, और वो वाकई बहुत खूबसूरत लगती थी उन्हें, क्योंकि हम लोगों की सारे फोटोज मोबाइल से क्लिक करे हुए होते थे, ऐसा नहीं होता था फोटो तो बहुत खूबसूरत है, प्रोडक्ट बहुत एम ही है। तो लोगों को फोटो से ज्यादा अच्छी ज्वेलरी सामने से देखने में लगती थी। उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं बढ़ाई ना। हाँ, वो लोग, हाँ, तो अब लोगों का रिएक्शन ये होता था, अरे सादिया, मेरे हस्बैंड तो बहुत सरप्राइज थे कि इन्होंने इतनी महंगी ज्वेलरी 27-28 हजार का प्रोडक्ट बिना पेमेंट के भेज दिया, और अगर तुम नंबर बंद कर लो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगी वो। तो मैं उनसे वही कहती थी कि देखिए मैंने अल्लाह पे भरोसा करके भेजा था, और मुझे यकीन था कि ज्वेलरी आपको पसंद आएगी। तो वो लोग बड़ा खुश होते थे और अमाउंट भी ट्रांसफर कर देते थे। फिर वो लोग अपने नेटवर्क में लोगों को बताते थे खुश होके। उनका रिटर्न ये होता था मेरे लिए कि इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, तो हम इनकी हेल्प ऐसे करें कि लोगों को जोड़ें। तो इस तरह से काफी कस्टमर्स, मतलब बड़ा अच्छा मेरा रिलेशन बिल्ड हुआ। वो लोग बहुत खुश होते थे। सादिया, आज के जमाने में लोग 100 रुपए नहीं छोड़ते किसी पे, तुम इतनी महंगी ज्वेलरी बिना पेमेंट के भेज देती हो, ख्याल रखा करो, ये है वो है। खैर आज 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हम अपने जो लोग डर रहे होते हैं, ज्यादातर लोग तो खुद डिटेल्स लेके ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो लोग डर रहे होते हैं बार बार पूछते हैं सेम होगा ना, फोटो जैसा होगा ना, आ जाएगा ना, डैमेज तो नहीं होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, पसंद नहीं आया तो क्या होगा। हम कहते हैं आप इतना परेशान मत होइए, हम आपको कोरियर करेंगे, आपको पसंद आ जाए तो आप रख लीजिए, आपको पसंद नहीं आता तो आप कोरियर कर दीजिए रिटर्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं कि किसी ने कोई बेईमानी करी, या कभी किसी ने नंबर बंद कर लिया या पेमेंट नहीं कर रहा। और हम भी टाइम देते हैं, जैसे शादी की ज्वेलरी किसी ने ऑर्डर करी है तो हम भी फिर पीछे से फॉलो अप नहीं करते, पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दी, अब तो ज्वेलरी मिल गई। हम समझते हैं कि भाई शादी घर है, मसरूफ हैं, या अभी और खर्चे हैं हाथ पे, तो मैं वो देती हूँ स्पेस कस्टमर्स को। कभी लेके नहीं भागा किसी ने? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नहीं लेके भागा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना कोई भागेगा। ई कॉमर्स पे एक अलग से अभी वेबसाइट आपकी बनी है? हाँ हाँ, वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अलग से एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करने अभी का जो कोई अभी plan? हमारी वेबसाइट है, जिससे वेबसाइट से ऑर्डर्स आते हैं, वो उसमें तो देखिए वेबसाइट के कस्टमर से तो इंटरेक्शन नहीं होता, वो सीधे ऑर्डर्स आते हैं, सीधा पेमेंट आता है। बाकी जो हमारे इंस्टा फैमिली है, इंस्टा से ऑर्डर्स आते हैं। बाकी जो 10 इयर्स के कस्टमर्स हैं मेरे व्हाट्सएप पे, वहां से मेजर सेल व्हाट्सएप से है, तो वहां से आते हैं कस्टमर्स। रिपीट ऑर्डर्स होते हैं जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं। ऐसे ऐसे घर हैं हमारे पास जिनके 3 बच्चे थे घर में, या 4 बच्चे थे। पहले बेटे की शादी में उन्होंने आज से 10 साल पहले लिया था, तो अब चौथे बच्चे की शादी अब हो रही है। तो घर में जितने शादियां हैं सब में ज्वेलरी हमारे पास से ही गई है। अभी एक बात बता रही थी ना आप, ऑफ द रिकॉर्ड थी वो ज्वेलरी अगर कोई लेके जाता है तो वो पहनी भी होती है वो। हाँ, मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि वो उसने जब प्रोडक्ट पहुंचा उसके पास, तो अब उसका कहना ये है कि ये मेरे फेस पे सूट नहीं कर रहा, या ये मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, या मुझे अच्छा लग रहा है मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लग रहा, तो हम उनसे कहते हैं कि आप परेशान नहीं हुए, आप हमें वापस कोरियर से भेज दीजिए। कभी कभी शॉप पे ऐसा होता है कि कुछ लोग ज्वेलरी लेकर आते हैं और 2-3 दिन में ही लेकर आए हैं वापस, लेकिन उसमें बाल लगा हुआ है डोरी में या किसी जगह, तो हमारे बाकी स्टाफ के लोगों को 100% वो लोग श्योर होते हैं कि बाजी इन्होंने ये ज्वेलरी पहनी है और वलीमे में गई हैं। हाँ कहीं वलीमा खाकर आई है और पहनी है। लेकिन मेरा कहना हमेशा ये रहता है कि ठीक है वो उनका ईमान, लेकिन वापस कर लो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि सभी पहन के वापस करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी का कोई रीजन होता है, जेन्युइन रीजन होता है कि उन्हें उनके वाकई आउटफिट के साथ नहीं अच्छी जा रही है वो ज्वेलरी, या उनके फेस पे अब सूट नहीं कर रही, उन्होंने उस वक्त पहन के नहीं देखी थी, तो हम एक्सेप्ट करते हैं जितने भी उनके रीजंस हैं रिटर्न करने के, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। तो वो लोग भी इस बात को फिर रिगार्ड देते हैं कि देखो रिटर्न कर ली, और मतलब एक और अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, तो वो लोग भी आपके पास दोबारा आते हैं। हर इंसान ऐसी जगह जाना चाहेगा ना जहां इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज हो। बात ये बात तो सही है। ऐसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं जी, और
दुनिया में अपने आप में ये एक अलग ही दुनिया है, दुनिया के अंदर भी अलीग होना अपने आप में एक फख्र की बात मानी बेशक, जाती है, या बिल्कुल। फिर जो भी वहां से पढ़ा हुआ होता है वो अलीगढ़ तो छोड़ देता है, मगर अलीगढ़ उसे नहीं छोड़ता जिंदगी भर। तो अलीग, बीइंग एन अलीग, आपके बिजनेस में ये चीज कितनी कारआमद साबित हुई? जो आपकी अलीगढ़ वाली कम्युनिटी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाइज वगैरह थे, इन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया आपके बिजनेस में, या इस चीज का फायदा कभी आपको हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फायदा अगर कहें आप तो माशाल्लाह कि मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ, आपको जैसे कि इल्म होगा कि हर जगह दुनिया के हर कोने में अलीग्स हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे आपको अलीग्स ना मिले। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मिलते हैं बड़े खुश होते हैं। सबसे पहले तो उन्हें बहुत खुशी होती है, खुशी का इजहार करते हैं, अरे वाह सादिया माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रही हो, वेल डन, और बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। बड़े होते हैं जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो एक अलग वे में गर्मजोशी से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। जो जूनियर्स होते हैं वो अलग वे में अप्रिशिएट करते हैं, अपनी बड़ा अच्छा लगता है आपको, बड़ी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, आपको देख के हम लोग भी अपना कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं अपने बड़ों से, स्पेशली जो आपके सीनियर्स थे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। बाकी जब एक अलीग को पता चलता है कि यहाँ एक अलीग खड़ा हुआ कुछ बेच रहा है, तो वो उसे सपोर्ट जरूर करता है। जैसे अभी मैं लास्ट पटना एग्जीबिशन में मैं गई थी और बेइंतहा बारिश थी, उसके बावजूद काफी लोग थे जो अलीग्स थे, वो वहां आए सिर्फ इसलिए, वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते थे, सिर्फ वो इसलिए आए कि अलीग एक आया है यहाँ पे कुछ करने हमारे शहर में, तो हमें जाके उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये क्यों है ऐसा? ये क्या है ऐसा अलीगढ़ में कुछ? ये शायद इसका जवाब देना आसान नहीं है किसी के लिए भी, किसी भी अलीग के लिए। ये एक इमोशन है, और जो एक अलीग दूसरे अलीग से बात भी ना करे, मतलब इवन मैं स्टोर का एक किस्सा सुनाऊंगी कि शॉप पे अक्सर ऐसा होता है हैदराबाद के स्टोर में कि बहुत सीनियर, मतलब काफी सीनियर आते हैं, जो जब मैं बॉर्न भी नहीं हुई उस डेट के वो पास आउट हैं, तो मतलब काफी सीनियर हैं। और वो जब मैं उनसे बात करती हूँ, वो मुझसे बात कर रहे हैं, वो अलीगढ़ के किस्से सुना रहे हैं, मैं अलीगढ़ की कुछ बात बता रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक बच्चा एक जिंदा हो जाता है कि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं अपने अलीगढ़ के किस्से सुनाने में, और वो भी अपने, वो बता रहे हैं वो प्रोफेसर थे, वो वहां थे। मैंने कहा नहीं उन्हें तो मैं नहीं जानती, वो अपना बता रहे हैं, मैं अपना बता रही हूँ। अब अलीगढ़ चेंज हो गया, अब तो अलीगढ़ में बहुत, हमें इतने साल हो गए छोड़े हुए, या कोई अलीगढ़ का नहीं है ना वो पढ़ा हुआ, लेकिन उसका कोई रिलेटिव अलीगढ़ का है और उसने सुन लिया आप अलीगढ़ के, फिर वो अपने रिश्तेदार की बात होता है, मेरी भांजी अलीगढ़ से ये करे हुए हैं, मेरे चचा अलीगढ़ में प्रोफेसर है। मतलब जैसे ही अलीगढ़ का नाम आता है एक अलग ही एनर्जी आ जाती है लोगों में। आपने लतीफे सुने हैं अलीगढ़ पे? जो लतीफे किस तरह के? मेरे एक बड़े अजीज उस्ताद हैं, अब मैं ये सुना रहा हूँ तो मैं नाम उनका नहीं ले सकता मगर वो अक्सर सुनाते हैं, मतलब वो खुद भी अलीग है तो इरशाद पता नहीं, मतलब उतना मजाहिया भी नहीं है लतीफा, मगर है कुछ तो है। एक आदमी ऐसे खड़ा था एएमयू के गेट के बाहर, तो उसने ऐसे पूछा कि अरे ये क्या चीज है, ये जो इमारत है ये क्या है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ लड़के लड़कियों से मिलने आते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता मैंने नहीं सुना किस संदर्भ में ये बात कही गई, क्या है, वो एक पार्ट कह सकते हैं आप कि वो एक मतलब मैंने वैसे कभी नहीं सुना ये लतीफा, लेकिन हाँ ये कि बहुत किस्से हैं अलीगढ़ के हॉस्टलर्स के। एक अपना होता है कि जो भी मिलने आ रहा है तो ये हमारा कजिन है, ये किस्सा तो मैंने बहुत सुना है कि वो जो भी है लेकिन वो भाई बन जाते हैं जब गेट पे आते हैं। ये तो मैंने सुना है, ये वाला नहीं सुना जो आपने एक अलग पूरा रिवाज है उसके ऊपर ना, एक मुझे लगता है अलीगढ़ का एक अलग है। जैसे मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड्स थी हॉस्टलर थी, तो मतलब आप किसी भी शहर से आए हुए हैं, हर इंसान का, हर फैमिली का एक अलग कल्चर होता है, बिल्कुल, लेकिन जब वो वहां है हाँ, तो वो एक है। बिल्कुल, ये चीज मैंने देखी कि कोई, मान लिए मेरी एक फ्रेंड थी रुड़की की, और एक फ्रेंड थी कोलकाता की, एक है झारखंड की, सब अलग अलग सिटी के लोग हैं, लेकिन साथ रह रहे हैं, बिल्कुल सबकी रिस्पेक्ट करते हुए, सबके रहने सहने को, खाने पीने को, और बड़े मस्ती में मस्त रहते हैं। मतलब उनकी हॉस्टलर लाइफ तो एक ही अलग ही लाइफ होती है। हाँ, आप अगर उनके साथ रहेंगे, मतलब वो लोग रोते हैं, उसके जारो कतार रोते हैं वो जब छूटते हैं, तो आप मतलब एक अलग ही रिलेशन बिल्ड होता है। जब एमयू से आप निकलते हैं
तो जो आपके अपने दोस्त होते हैं, आप मतलब उन्हें शायद फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलते आप, भले ही आप उनके टच में नहीं है, आप उनके कांटेक्ट में नहीं है, आप कई साल बाद आप उनसे मिलेंगे। अब जैसे मैं पटना गई थी, मेरी मतलब एक कस्टमर ने कई चीजें चूज कर ली और वो मजे मजे से खूब सारा सामान उठा रही थी, ये भी ले लो, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी ले लो। उन्हें ये सुकून था कि अब मुझे लास्ट में डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि सादिया की एक जो क्लास फेलो है, मैं उसकी बहन हूँ। अब हालांकि कॉलेज के बाद से अब तक 14 साल में मैं उससे कभी नहीं मिली, ना मैं उसके टच में हूँ, लेकिन वो बड़े उससे आई एकदम कॉन्फिडेंस से, सादिया तुम्हारी एक क्लास फेलो थी ना, वो मैं उसकी बहन हूँ। उसका मेरे पास कॉल आया था कि सादिया आ रही है पटना होटल मौर्या में, तो आप जाइए वहां से ज्वेलरी लीजिए और मेरे नाम से अच्छा डिस्काउंट लीजिए। तो डिस्काउंट दिया आपने? हाँ बेशक, मतलब क्योंकि एग्जीबिशन में हम लोग क्या होता है, प्रमोशन के हिसाब से जाते हैं, प्रॉफिट मोटिव से नहीं जाते। हमारा ये होता है कि बेस्ट टू बेस्ट डील हम दें, इसीलिए हमारी हर एग्जीबिशन में लोग आते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं, एक से दो चीजें लेते हैं कि भाई ऑनलाइन प्राइस से यहाँ कम प्राइस मिल रहा है, लेकिन हाँ मैंने उन्हें बेस्ट प्राइस दिया, वो भी बड़ा खुश हुई, गले लगाया। तो कहने का मकसद ये है कि बस अलीगढ़ अगर तार मिल जाता है तो कुछ हो ही जाता है, बनती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी अलीगढ़ का मैंने बस छोटा सा नाम लिया था, आपने पूरी दास्तान बयान कर दिया। अलीगढ़ मतलब अब हालांकि हम इंडिया में ही हैं, अलीगढ़ से हैदराबाद, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कभी कभी बहुत दूर है। मतलब अलीगढ़ लगता है कि अलीगढ़ की कोई जब खाने की कुछ चीजें याद आती हैं, अपने शहर की चाट याद आती है, या अपना कोरमा नहारी याद आता है, हैदराबाद अलीगढ़ का कुछ भी, तो मतलब लगता है कि जैसे बहुत दूर है अलीगढ़ से। वेकेशंस में तो जाते ही होंगे आप? अब हम पहले रेगुलर जाते थे, अब जब काम बढ़ रहा है तो अब उतना मतलब पॉसिबल नहीं होता। अगर जाते भी हैं तो इतना बिजी रहते हैं फोन पे, स्टाफ के साथ, कारीगर के साथ, कस्टमर्स के साथ, कि घर पे टाइम ही नहीं दे पाते। तो लगता है कि इससे तो जाना ना जाना ही बेहतर है। लेकिन हाँ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी पापा अक्सर विजिट कर लेते हैं हैदराबाद, तो मतलब एक वो माँ बाप से मिलने की एक कसक पूरी हो जाती है। लेकिन हाँ ये है कि मैं मतलब मेरा वहीं मैं पैदा हुई, वहीं पढ़ी, वहीं शादी हुई, तो मेरे सब दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब अलीगढ़ में ही हैं। जब हम हैदराबाद आए थे तो ये एकदम नया शहर था हमारे लिए, और यहाँ पे कोई भी नहीं था, एक इवन अ सिंगल फैमिली नहीं थी जिसे हम जानते थे। मेरे हस्बैंड ने विप्रो ज्वाइन किया था, उसके बाद ही फिर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो अभी जो हैदराबाद है वो अभी हमारे लिए हमारी फैमिली हैदराबाद ही है। अभी आपने अपने शौहर का जिक्र किया जी, और अलीगढ़ से आपकी मोहब्बत इसी चीज से पता चल जाती है कि आपने एक हमसफर चुना भी तो अली चुना। आपके शौहर खुद भी अलीगढ़ से फारिग हैं और वहां से उन्होंने बीटेक किया था। जी जी। आपके शौहर का क्या किरदार रहा आपकी तिजारत में, या फिर आपके ये पूरी जो नशोनुमा हुई है इतने चंद सालों में? सबसे पहले जो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मैं फेसबुक, मेरा अकाउंट भी नहीं था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त जी। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझसे कहा कि फेसबुक अकाउंट बनाओ, नेटवर्क में आओ अपने दोस्तों के, तुम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो, बिल्कुल खाली लेटी भी हो और पूरा सब एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली गई हो, और कुछ करो, बिजी रहो, अपने आप को मसरूफ रखो। ये खाली दिमाग शैतान का है जो ये थॉट डाल रहा है कि अब मैं व्हील चेयर पे चलूंगी और अब मैं चल नहीं पाऊंगी, ये वो। तो वहीं उन्होंने ही कहीं ना कहीं पहला पुश वहीं से मिला था कि कुछ करो। फिर मैंने कहा कि हैदराबादी ज्वेलरी सब लोग बहुत पूछ रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं, हैदराबादी ज्वेलरी ऑनलाइन स्टार्ट करें? क्योंकि हाँ बिल्कुल करो। फिर मैं उसके बाद जो भी मेरे डिसीजन रहे कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, स्टोर खोलते हैं, घर में एक रूम में सेटअप करते हैं, या आज भी जो भी डिसीजन लेती हूँ हर चीज़ में बस मैं उनसे पूछती हूँ, मशवरे में खैर है, हर चीज़ का मशवरा उनसे करती हूँ। लेकिन हमेशा उनका कहना ये होता है ठीक है तुम्हें सही लग रहा है, ठीक है करो। हमेशा उनका ये होता है गो फॉर इट। कभी उनका ये नहीं रहा कि नहीं देख लो, समझ लो, एक सेकंड थॉट कभी नहीं आता। और दूसरा उनका सबसे अच्छी बात है, वो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे उस चीज में नुकसान भी अगर होता है तो भी एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, तो उस नुकसान को भी नुकसान मत समझो। तो और बाकी ये है कि मैं बड़ी उस तरह का मिजाज है मेरा कि बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, सब कर रही होती हूँ और साथ में पीछे से पैनिक भी हो रही हूँ, तो बस मैं उनके पास जाती हूँ, मैंने कहा मैं बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। तो वो कहते हैं कूल डाउन, कुछ मत सोचो, गो विद द फ्लो, जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा सब अच्छा होगा, अल्लाह से अच्छी तवक्को रखो, सब अच्छा होगा। फिर मैं लंबी लंबी सांसें लेती हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके आज तक अल्लाह ने
खैर के ही मामलात ही रखे बिजनेस के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह काम धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है माशाल्लाह। और सही भी है, मतलब ये जो जोड़ा बनाया है अल्लाह ने, आप देखिए आप जितनी उलझी हुई हैं, आप जैसे बता रही हैं आपके शौहर उतने ही सुलझे हुए हैं, तो किसी एक का ऐसा होना या किसी एक का ऐसा होना तभी परफेक्ट मैच वो बनता बहुत है। बहुत उनका जो मिजाज है वो उस तरह का है कि मतलब एक इंसान परेशान सा आया उनके पास और उन्होंने समझाया, वो एकदम सुकून में आ गया। वो भी और बैठ के ये मुस्कुरा रहे हैं, कैमरा उधर कैमरा उधर घुमा के दिखाते हैं। और ये अल्लाह का तोहफा है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, एक अच्छा हमसफर मिलना और एक अच्छा शरीक हयात होना जो आपकी मेहनत को भी समझे, आपकी मेहनत को देखे और आपको रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, समझे कि सादिया बहुत मेहनत कर रही है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में बहुत मेहनत करती हूँ, और क्योंकि काम आपका आगे बढ़ ही नहीं सकता अगर आप उस काम में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे। हालांकि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था मुझे किसी चीज का कुछ नॉलेज नहीं थी, ना मेरा कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट था, ना मुझे सोशल मीडिया की ही नॉलेज थी, ना मुझे किसी भी चीज की, इवन फोटोग्राफी भी नहीं आती थी। मैं जब भी कोई फोटो क्लिक करती थी मेरी छोटी बहन का कहना बस यही होता था कि अरे एक फोटो तो अच्छा क्लिक कर लिया करो, मतलब कहीं गए बड़े अच्छी लोकेशन है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास उसका कोई एक अच्छा फोटो क्लिक नहीं होता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बिजनेस का पेज अगर आप उठा के देखेंगे तो सारी फोटोग्राफी मेरे हाथ की हुई है। बहुत वाव नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसी है वो सब मेरी ही करी हुई है। थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड तो हैं आप? नहीं बिल्कुल थोड़ी सी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, होना भी चाहिए उतना तो। लेकिन होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसी हो जाऊं। मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं इस चीज पे। अभी जो रिसेंटली अगर आपने 2 वीडियोस देखी होंगी जो हमारे पेज पे पोस्ट हुई हैं, जिसमें मैंने 10 इयर्स की जर्नी के बारे में बताया है और अपने कस्टमर्स को थैंक यू करा है, तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं एक कैमरे के सामने आके सोलो एक वीडियो बना दूं और मुझे उसमें बोलना है। उन्होंने बहुत पुश किया, उन्होंने कहा देखो सभी कस्टमर्स तुमसे प्यार करते हैं ना, सब मोहब्बत देते हैं, खुलूस देते हैं, इसीलिए हमारा काम यहाँ तक आया है कस्टमर्स की सपोर्ट से। तो इंशाल्लाह इसको भी वो लोग अप्रिशिएट करेंगे और पसंद करेंगे, तुम बनाओ। मैं कहा नहीं, लोग जज करते हैं जब आप कैमरे पे आते हैं तो लोग पीछे से एक वो पब्लिक भी आ जाती है जो आपको जज करती है। तो मैं कॉन्शियस थी बहुत और मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं थी। ये मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे समझाया, बहुत पुश किया, फिर साथ में बैठ के स्क्रिप्ट लिखवाई कि पहले लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि क्या बोलना है, फिर शूट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वो वीडियो बनी और बहुत नए फॉलोअर्स भी जुड़े उस वीडियो के बाद और बहुत कस्टमर्स स्टोर विजिट करा, नए कस्टमर्स जुड़े। देखिए बाजी, एक बात तो सिंपल है, एक तो आजकल की दुनिया ही वैसी है जहाँ पे अगर कोई आगे जा रहा है तो देखा नहीं जाता। पहले तो एक मर्द को दूसरे मर्द की कामयाबी देखी नहीं जाती, फिर तो आप तो एक खातून हैं और ऊपर से एक कामयाब तिजारत पूरी चला रही हैं अपने खुद के दम पे, तो ऐसे में बेरोजगारों का इलाज क्या ही होगा। तो कमेंट्स का जो आप कॉन्शियस होती हैं, मेरे हिसाब में तो वो कोई चीज़ ही नहीं है। आपने जो अचीव करना वो तो शायद धीरे धीरे मेरे अंदर से जाए, धीरे धीरे मैं अभी यूट्यूब चैनल पे कुछ लाइव वीडियोस बनाना चाहती हूँ। बहुत सारी कंटेंट ऐसा है जिसमें मैं आके बताना चाहती हूँ कस्टमर्स को, वीडियोस दिखाना, वो प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ, वर्कशॉप पे ले जाके दिखाना चाहती हूँ किस तरह से ज्वेलरी बन रही है, एक प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत है। ये अभी ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा जी, तो आप ये वीडियो वापस से देखना बैठ के, कि आप जब बोलती हैं तो आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आपके जो लफ्ज़ों की बनावट है या फिर ख्याल को पहुंचाना है लोगों के कानों तक या फिर कानों से दिलों तक, तो वो खूबी आप में है। जी मुझे अभी तक नहीं वो कॉन्फिडेंस आया कि वो है, जिस दिन मुझे आ जाएगा फिर मैं खूब सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है, हो सकता है इसके बाद आ जाए। सेल्फ डाउट वैसे अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन है, पहले से बहुत कम हो गया। अगर मैं शुरू के दिन की बात करूं, क्योंकि ये काम ऑनलाइन था, आप 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं होता, आप पूरा काम फोन पे कर रहे हैं, फोन पे कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो सब बड़ा स्मूथ होता था। जब मुझे लगता था कि अब मुझे सामने आना है तो मैं एकदम डर जाती थी, घबरा जाती थी, परेशान हो जाती थी, कहते अरे कुछ नहीं हो, करो करो, जाओ जाओ, सही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब बीइंग अ वुमन, कभी आपके अहले ख़ानदान में भी, अहले खाना में, या फिर आपके जितने भी जानने वाली सहेलियां हैं या फिर किटी पार्टी वाली महिलाएं सारी, कभी किसी ने ताना दिया या फिर वो पेट्रार्कियल थॉट आपने कभी झेला है
कि नहीं खातून हो, ये सब क्या कर रही हो तुम, ये फलाना ढिमका? नहीं, जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं अपना नहीं, सभी लोगों का, कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी औरत जब एक काम को शुरू करती है तो जाहिर है वो फर्स्ट डे उस एक यहाँ से स्टार्ट करती है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा होता है उसका काम, और जब वो बढ़ रहा होता है वो दुनिया को छोटा सा दिख रहा होता है। आपका विजन है कि मुझे यहाँ तक लेके जाना है, मैं इसके पीछे मेहनत करूंगी, मैं इसे यहाँ तक ले आऊंगी, लेकिन जो आपके आसपास वाले लोग हैं, कभी कभी मोहब्बत में भी उन्हें लगता है अरे वक्त खराब कर रहे हैं इस काम में, या कभी कभी लोगों को लगता है, जैसे मेरे लिए कुछ लोगों ने कहा कि दबीर की अच्छी भली जॉब है, सादिया हार बुनते क्यों बेच रही है। ये जुमले झेले हैं आपने भी ना? ये झेले हैं। और बाद में जब माशाल्लाह बिजनेस ग्रो हुआ तो मेरे पास कुछ कॉल्स आते थे मेरी कुछ क्लास फेलोज के, सादिया डोंट टेल मी, सादिया हैदराबादी ज्वेलरी जो पेज है वो सादिया तुम ही हो? मैं कहती थी हाँ यार मैं ही हूँ सादिया। तो मतलब होता है ना, जब आप थोड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं जिसे पब्लिक नोटिस करती है तो लोगों के रिएक्शन अलग होते हैं, और जब आप छोटा छोटा कर रहे होते तब कोई आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा होता। हालांकि उस वक्त अप्रिसिएशन की एक पुश की जरूरत होती है, और उस वक्त आपको पुश नहीं मिलता, आपको पुश, बड़ा पुश तब मिलता है जब आप कुछ करके दिखा देते हैं। तो जो इनिशियल पुश होता है वो आपके घर से मिलता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस 10 साल की जर्नी में, कि उन्होंने बहुत हमेशा पॉजिटिव रहे, और हमेशा, आज भी लास्ट कॉल जब मेरे पापा से हुई थी तो मैं उनसे कह रही थी कि अभी माशाल्लाह वेबसाइट के भी काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं, इंस्टा के भी ऑर्डर्स हैं, फिर रीसेलर्स के ऑर्डर, फिर व्हाट्सएप के ऑर्डर्स, तो शॉप पे अभी ये सब पैकिंग होती है तो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर को दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई आसपास अगर हम एक वेयर हाउस लेके डिस्पैच पॉइंट बनाए अलग, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा ही लगता है कभी कस्टमर 2 मिनट रुका हुआ है, हम पैकिंग कर रहे हैं तो कोई बंदा फ्री होके उन्हें अटेंड करने आ रहा है, या काउंटर पे पूरे पार्सल लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा बेटा करो, देखो मैं हूं, जो है देखना है। मैंने कहा थोड़ा रीजनेबल रेंट पे अगर कोई मिल जाता है तो मैं देखती हूँ। नहीं, देखो अगर तुम्हें लगता है वो करने से बिजनेस में ग्रोथ होगी, तुम्हारा काम आसान होगा, चीजें बेहतर होंगी, तो करो स्टार्ट। तो उनका हमेशा से होता है, जो भी मैंने स्टोर खोले, हर स्टोर से पहले, मतलब 1 महीने पहले से उनकी कॉल्स रेगुलर, कुछ जरूरत है, कुछ चाहिए बता देना, कुछ है बता देना, मतलब उनका मतलब हमेशा वो रहता है, और बहुत खुश होते हैं जैसे कोई भी अचीवमेंट देखते हैं, या जैसे अभी ये जो वीडियोस बनी थी लास्ट, वो घर का एक ग्रुप है उसमें शेयर करती हूँ, तो बहुत खुश होते हैं, वेल डन, वेरी गुड, शाबाश। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हैदराबाद में इस चीज़ का तज़किरा मैंने आज तक नहीं किया, मैं पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैं अक्सर काफ़ी वक्फा हुआ इधर आए हुए, और यहाँ पे जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर के ऊपर तो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, मगर फ्लाईओवर के नीचे आपको नकाबपोश ख़वातीन आपको मिल जाएंगी, मस्जिदों के बाहर आपको कई सारी ख़वातीन मिल जाएंगी हाथ फैलाए हुए। मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सी NGOs काम कर रही हैं, या फिर उस तरफ लोगों की अभी नज़र गई है नहीं गई है, मगर मैंने ख़वातीन को यहाँ पे हाथ फैलाए हुए बहुत देखा है। पता नहीं इस चीज को लेके कोई काम क्यों नहीं करता है, मगर और वो उन्हें वही काम करना है। अक्सर जब लोग मुझे मिलते हैं इस तरह के, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पास है काम, आइए। बकायदा कभी कभी किसी का हाथ भी पकड़ लेती हूँ जो जरा अच्छा दिखता है, हट्टा कट्टा और बिल्कुल माशाल्लाह सेहतयाब है और मांग रहा है, मुझे मतलब बेहद बुरा लगता है। तो वो एकदम ऐसे हो जाती है कि नहीं, उन्हें काम नहीं करना, उन्हें ऐसे ही मांग के ही ये चीज हुई। हाँ, ये एक बार नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तो एक्टिवा पे पीछे कहते हैं पकड़ लेती है बाजी, इनसे मत मांगना, पकड़ के ले जाएंगी तुम्हें। तो मैं आपने लिटरली काम ऑफर किया आपने? काम मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा ऑफर करती हूँ, मेरे पास हमेशा रहता है कि अगर कोई है तो मेरे पास है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग हैं ऐसे जो पर्टिकुलर तबका है वो मना कर देता है इस चीज की, बिल्कुल मना कर देता है, उन्हें काम नहीं करना है। कुछ लोग तो खामोशी से चले जाते हैं, कुछ लोग तो बड़बड़ाते हुए गुस्से में ऐसे बुरे रिएक्शन देते हुए आपको जाते। उन्हें मांग के ही काम, मतलब मांग के ही खाना है उन्हें मेहनत नहीं करनी। और मेरा हमेशा कहना ये है कि मैं मांगने वाले को नहीं दूंगी, जो मुझसे कहेगा कि हमें कुछ काम चाहिए मैं उसे कंसीडर करूंगी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास जरूरत नहीं है मुझे काम पे रखने की किसी को, लेकिन लोग आते हैं अक्सर कि हमें काम चाहिए। जैसे 2 लड़कियां आई थी रिसेंटली कि हमें कॉलेज की फीस पे करनी है, बाजी जॉब चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग कल आ जाओ, कोरियर पैकिंग में का काम रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरी अम्मी अकेले नहीं आने देंगी, ये मेरी फ्रेंड है
और हम दोनों आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है दोनों आ जाओ। तो वो दोनों आई, हालांकि उन्होंने एक ही महीने करा, उन्हें शायद एक ही महीने की फीस की जरूरत थी, फिर उन्होंने नेक्स्ट मंथ छोड़ दिया। कहने का मकसद ये है कि मैं कहती हूँ काम मांगो, काम के लिए मैं 4 लोगों से भी बात करूंगी कि किसी को काम की जरूरत है तो कहीं और सेट कर दिया जाए उन्हें, लेकिन ये जो सीधे हट्टे खट्टे लोग आके मांगते हैं वो चीज मुझे पसंद नहीं आती। आप काम मांगिए भाई, अगर आप काम मांगेंगे तो आपको काम, सामने वाला शायद मदद भी कर दे पैसे से भी कि अभी इस वक्त तो काम नहीं है, तुम्हारी जरूरत है, ये जरूरत हम निकलवा Actually देते कुछ हैं। तो झोल हो सकता है इसमें ना, किसमें? जैसे आपने अभी बताया कि जैसे मैं तो उन खवातीन को देख रहा हूँ, अब मुझे एक हमदर्दी है और एक दिक्कत की बात यह है कि मैं जाके बात भी नहीं कर पाता। एक तो वो लोग वैसे ही नकाब में होती है तो थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं बात करने में, और वो सीधे से जवाब भी नहीं देती हैं। उसके बाद 1-2 बार कोशिश करने के बाद फिर ट्राई भी नहीं किया कभी। तो आप जैसे बता रही हैं तो शायद कुछ तो भी रहा होगा मामला, कुछ पर्दे के पीछे मेरे कुछ खुद लोग भी ऐसे समझ होते में नहीं होंगे। आता। कुछ तो बड़े प्यारी बच्चियां होती हैं, मतलब हाँ। बहुत अच्छी होती है, मैं उन्हें तारीफ भी करती हूँ कि तुम इतनी प्यारी हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा बनाया है, तुम आओ मेरे घर पे ही काम की जरूरत है, मेरे घर पे रहो, तुम्हें मैं पढ़ाओ भी दूंगी, तुम अच्छा खाओ अच्छा पहनो, कुछ हुनर सीखो। तो वो एकदम गुस्से में आ जाती, या तो चली जाएंगी या बड़बड़ा के कुछ आपको उल्टा सीधा बोल के निकल जाएंगी। आपने बेगर माफिया का सुना था हैदराबाद में? नहीं। एक पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ था। अब डिपार्टमेंट में हम लोगों की एक बार क्लास चल रही थी डॉक्यूमेंट्री पे, तो मेरे प्रोफेसर ने ये चीज़ बताई थी कि सिग्नल पे आपको जितने भी भीख मांगते हुए लोग दिख जाएंगे ना, इन लोगों का समुदाय होता है पूरा का पूरा, और इन लोगों का एक फिक्स्ड प्लेस होता है कि ये जो पर्टिकुलर बेगर्स हैं ये लोग, इसी सिग्नल इनका फिक्स है और दूसरा वाला सिग्नल उनका फिक्स है, और दोनों एक दूसरे के एरिया में नहीं आ सकते। अच्छा। उन्होंने ये बात कही 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद मैंने सियासत में एक आर्टिकल पढ़ा कि बेगर माफिया एक्सपोज हुआ है। बाज़ाब्ता उन लोगों का एक पूरा रैकेट चल रहा था और वो सिग्नल पे फिक्स्ड बैठे रहते थे। उन लोगों को रोजाना की 250 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, 2 वक्त का खाना मिलता था, और वो लोग सिग्नल पे बैठा देते थे लोगों को, और ये 2 आदमी बैठ के ये काम कर रहे थे। उन लोगों के पास से 46 लाख कैश निकला, 2 मिनी वैन निकली, और पता नहीं एक मोटर बाइक वगैरह कुछ थी। तो मे भी ऐसा कुछ होता तो है, ये तो मुझे अंदाजा है। एग्जैक्टली इस माफिया का नहीं मालूम था, लेकिन हाँ ऐसा होता है, क्योंकि एक बार मुझे एक साहिबा ने बताया कि वो एक ऑटो में जा रही थी, तो ऑटो वाले ने उन्हें बोला कि बाजी ये रात में सब ठुस के एक ऑटो में 8-10 लोगों को बिठा के फिर इनके घरों पे इन्हें छोड़ दिया जाता है, इनका खर्चा पानी देके। खैर अब आप सोचिए कि एक तो ये लोग हो गए, और दूसरे वो जो असल में जिनको जरूरत है, जो दस्ते तलब फैलाए खड़े हैं। आप सोचिए आदमी जो इन चीजों में सोचेगा ना, उसका तो देने में मन कतराएगा फिर। यही हो रहा है आज के दौर में, यही हो रहा है कि जो हक वाले हैं वो रह जाते हैं इन लोगों की वजह से। इसलिए मैं जो करती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं सबसे यही कहती हूँ कि हर इंसान अपने आसपास कोशिश करे, जिन्हें वो जानता है उनकी मदद करे। और इसीलिए ज़कात का भी पहला जो मुस्तहिक है, हाँ, वो आपके रिश्तेदार और आपके हाँ वही। तो आप अगर अपने लोगों में अगर मदद करें तो लोगों को बाहर मांगना ना पड़े। बिल्कुल सही। और उस तरह से जो जरूरतमंद है, क्योंकि जो आपके जानने वाले हैं, कुछ आपके कमजोर हालात रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ आपके दोस्त अहबाब में भी ऐसे लोग होते हैं, किसी की जॉब चली गई है, किसी का कोई हेल्थ इशू आ गया है, तो एकदम खर्चा इस वक्त ज़्यादा है, या बच्चों की पढ़ाइयाँ बढ़ रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं, तो आपको इल्म है तो आप उनकी अपने हिसाब से मदद करें। अपने आसपास अपने सारे रिश्तेदार अगर मिलके एक दूसरे की मदद करें तो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर बिल्कुल कंप्लीटली बायकॉट कर दें आप रोड बैगर्स को। वैसे बाजी, ये जो आपने बताया था कि ये स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप, जी, ये मुझे बड़ा अच्छा थॉट आपका लगा कि जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करती हैं, और साथ ही में एक तो इनसिक्योरिटी होती है कई लोगों को ना, जैसे मेरे गांव में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मैकेनिक वगैरह, तो उनके यहाँ पे जो बच्चे काम करने जाते थे ना, तो वो लोग जानबूझ के नहीं सिखाते थे कि ये तो सीख गया अभी, तो ये हो सकता है कि मेरे ही दुकान के बिल मुकाबिल एक दुकान डाल लेगा। एग्जैक्टली ये जो बात आप कह रहे हैं, एग्जैक्टली ये बात मुझसे कही थी आज से 5 साल पहले एक साहिबा ने जी, कि शादी तुम इन लोगों को सिखा रही हो तो फिर ये तो एंटी पार्टीज पे जाके काम करेंगे ना, उन्हें तो ट्रेन लेडीज मिल जाएंगी भाई, क्योंकि पुरवई के लोगों की परेशानी है। हाँ, तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई, उन्हें सिखाना भी नहीं पड़ा, मतलब कुछ नहीं करना पड़ा, उन्हें सीधे लोग मिल गए, उनका काम आसान हो गया। जो काम वो बमुश्किल निकाल पा रहे हैं, टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं ऑर्डर, पुरवई की वजह से, अगर उनके नीचे हाथ के नीचे पुरवई के लोग मिल जाए उन्हें, तो वो काम उनके लिए आसान हो जाएगा।
तो मैं उस वक्त मेरा उनके लिए जवाब ये था कि देने वाली जात अल्लाह ताला की है। जब आपके जहन में ये ख्याल है तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो अब ये फला की शॉप पे जाके उसका काम बढ़ा देगा और मेरा पीछे हो जाएगा। तो ये सोच कभी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एक मोमिन की तो ये सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बुराई का सबब बनेगा या नुकसान का सबब बनेगा। अच्छाई का बदल अच्छाई ही होती है। बशर हो सकता है कभी कि आपने जिसके साथ अच्छा किया वो आपके साथ अच्छा नहीं करा, तो आप सोचते अरे मैंने तो उसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अल्लाह ताला दूसरे रास्ते खोलता है अच्छाई के आपके लिए। मैंने इसकी मदद करी, मुझे यहाँ से मदद मिली, मैंने उसकी मदद नहीं करी थी, उसने मेरी मदद करी क्योंकि मैंने इसकी मदद करी थी। ये एक इक्वेशन है और ये एक आपका बिलीव है इस चीज में कि जो आप अच्छा अमल करते हैं वो लौट के आता है आपके? हाँ बिल्कुल, मेरे आ रहा है। मतलब मैंने कैसे स्टार्ट कर दिया, एक अनजान शहर में, एक कोई मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, मुझे बिजनेस की कोई एज सच नॉलेज नहीं, सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं। और नॉर्मली आपने देखा होगा बिजनेस जितने भी, मतलब मैंने जो देखा है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करने से पहले ये देखता है कि अरे मेरा एक अच्छा बेस है, मेरा एक कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरा सोशल नेटवर्क बड़ा अच्छा है। अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैं अगर रेस्टोरेंट खोलता हूं तो चलेगा क्योंकि एक बेस है, फिर उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे लोग। या मेरे बहुत लेडीज का एक अच्छा बड़ा नेटवर्क है, अगर मैं बुटीक खोलती हूँ तो सभी लोग कस्टमर आएंगे, सूट सिलवाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। एक कहीं ना कहीं एक बेस थॉट लेके ही इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है कि भाई ये सपोर्ट मिलेगा और इससे आगे बढ़ेगा। मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ एक अनजान शहर में, बिल्कुल जीरो से, जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं। कैसे हुआ, कैसे काम बढ़ता गया, कैसे लोग जुड़ते गए, ये इसीलिए आप कोई जब अच्छा अमल रखते हैं, अच्छाई रखते हैं, और अपने काम में भी आप अच्छाई रखना आपके लिए जरूरी है। आपके अपने काम के पीछे भी नियत ये होनी चाहिए कि मेरी इस चीज से किसी को नुकसान ना हो, हमारी चीज से सामने वाले को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, या हम अपना काम बढ़ाएंगे, हमारे पास और स्टाफ होगा और लेडीज को जॉब्स मिलेगी। एक अच्छी सोच जब आप रखते हैं ना, क्योंकि ये आज से कुछ साल पहले मैं अकेले ही कोरियर पैकिंग करती थी। एक बंदा था सीनियर कारीगर हमारे पास और बाकी मैं कोरियर पैक करती थी। इन बिटवीन कोई कस्टमर आया उसे अटेंड कर लिया, एक आध कोई दिन में कस्टमर आता था, तो वो ये काम चल रहा था। अब एक मेरे बच्चों के कोच हैं, क्रिकेट कोच, उनका फ़ोन आया कि सादिया मैम एक को बहुत ज़रूरत है जॉब की, उनके फादर की जॉब चली गई है और उस बच्ची को नीडी है, तो आप क्या जॉब दे सकती हैं? स्टूडेंट है, पढ़ रही है। तो मैंने सोचा अब कि ये पढ़ रही है बच्ची, अब इसे किस तरह की जॉब दूँ? तो मैंने कहा कि ठीक है आप उसे भेज दीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जॉब। मैंने एक क्रिएट करी एक जॉब कि इससे मैं काम कराऊंगी कि क्या स्टॉक है, क्या गया, जो डिस्पैच हो रहे हैं आइटम्स, लास्ट पीस बचा है तो वो कारीगरों को डाल दे और फिर उसका फॉलोअप ले कितने दिन में बनकर आ रहा है, क्या है। तो इस तरह से एक हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजर की जॉब शुरू हुई। फिर उसके बाद एक साहिबा का आया कि उनके हस्बैंड गोश्त की फैक्ट्री में काम करते हैं और उनका एक मशीन गलत चलने की वजह से पूरा पैर कट गया है, तो अब हस्बैंड नहीं कर सकते जॉब फिलहाल कुछ सालों तक और मुझे ही घर का खर्चा चलाना है। मैंने कहा मेरा तो ये बिजनेस है, इसी में मैं आपको ये काम दे सकती हूँ। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी कि पूर्वई आप सीख लीजिए और आप सीख पाएंगी इस एज में। तो बोली नहीं बाजी मैं सीख लूँगी, झाड़ू पोछे कहीं करने से तो बेहतर काम है ये। उन्होंने माशाल्लाह सीखा और अपना मतलब पूरा घर उस सैलरी से चलाया। फिर एक और साहिबा इस तरह से जुड़ी कि मैं स्टिचिंग करती थी, अभी स्टिचिंग का काम बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप अगर कुछ काम दें तो उन्हें फिर तो मेरा ये होता था मैं जब तक मैं काम नहीं बढ़ाऊंगी तो ऐसे लोगों को कैसे रख पाऊंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने आपको कहा वही कि तो उसके बाद फिर हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करा जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ज्वेलरी मेकिंग सिखाई। उस टाइम लोगों ने कहा था कि जो तुम सिखा रही हो तो ये दूसरी जगह जाके काम करेंगे तो और लोगों का फायदा होगा, ये है वो। उस वक्त मैंने वही जवाब दिया था कि देने वाली जात अल्लाह ताला की। और जो वो पैर वाला मैं बता रही हूँ साहिबा, तो वो कहती थी कि बाजी मैं तहज्जुद में आपके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके काम को और बढ़ाए। ये आज से 5 साल पहले की बात है। फिर खैर वो सन सिटी शिफ्ट हो गई तो अब दूर हो गया, अब नहीं आ रही हैं। फिर बाकी दूसरे लोग आने लगे, फिर जो स्टूडेंट्स आते थे उन्हीं में से कुछ कहते थे कि आप जॉब भी देंगी। मैंने कहा इतनी जॉब्स नहीं है मेरे पास जितने
स्टूडेंट सीखने आते हैं, लेकिन हाँ जो इसमें अच्छा सीख जाएंगे मैं उन्हें काम दूंगी। तो बस कह देती थी, मालूम नहीं कि उन्हें काम कैसे दूंगी, क्योंकि अभी जितना स्टाफ है, जितना काम है वो पूरा हो रहा है। एक को मैं रखती थी ये सोच के कि अल्लाह इसकी किस्मत से काम बढ़ा देगा, तो वो काम बढ़ गया। फिर दूसरे बैच से फिर एक ने कहा कि अब भी जॉब चाहिए, फिर मैंने कहा ठीक है आ जाओ। फिर मैं वही सोचती थी कि इसकी किस्मत से अल्लाह और देगा। इस तरह से अभी माशाल्लाह हैदराबाद स्टोर पे टोटल 7 लोग हैं, दिल्ली में 2 हैं, लखनऊ में 2 हैं, अलीगढ़ में 2 हैं। और अभी भी जो काम बढ़ाने का मकसद है, क्योंकि बहुत एफर्ट होती है जब आप मल्टीपल स्टोर्स खोल रहे हैं, आप मल्टीपल एग्जीबिशंस कर रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन एक ही मकसद है कि काम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज्यादा लेडीज जुड़ सकें। अभी भी 2 लड़कियां 1 सितंबर से ज्वाइन करेंगी। अभी जो हमारा एक स्टाफ है उसकी एक शादी हो रही है, तो मैं उसके रिप्लेसमेंट में 2 लड़कियां अभी रख रही हूँ। 1 सितंबर से वो ज्वाइन कर रही हैं, तो वो भी दोनों स्टूडेंट हैं। तो अच्छा लगता है कि और मेरे पास जितना स्टाफ है सब उस तरह के लोग हैं जो इस पैसे से अपने घर में हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सैलरी आई तो अब उन्होंने कपड़े बना लिए और अपने शौक पूरे कर रहे हैं। वो एक स्टूडेंट है, वो अपनी कॉलेज फीस इसी सैलरी से देता है, एक लड़का है अबरा। बाकी लोग हैं जो स्टाफ में, वो लोग भी सब अपना पैसे से अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, ये चीजें आपको एनर्जी देती हैं, क्योंकि एट द एंड आप भी थकते हैं। मतलब मैं भी, मतलब माशाल्लाह घर है, बच्चे हैं, किचन है, शॉप है, सबको मैनेज करना होता है। नहीं माशाल्लाह, एक चीज तो है, अल्लाह ने बड़ा साफ दिल दिया है आपको, इसमें तो कोई इसका मैं पूरा क्रेडिट अपनी अम्मी को देती हूँ। हाँ, मेरी अम्मी आज भी जब फोन करती हैं तो वो मुझे एक ही दुआ देती हैं कि अल्लाह देता हुआ हाथ रखे, और वो हमेशा कहती हैं देने से कभी कम नहीं होता, जितना हो सके कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा दे सको। तो मेरी कोशिश होती है अपनी सकत से जितना दे सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो मुझसे। बाकी फ्री टाइम में क्या करती हैं आप? फ्री टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक सिर्फ काम काम काम। ऊपर नीचे हमारा स्टोर है और 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं। जहनी थकावट को कम करने का कोई तो रास्ता होगा। मेरी जहनी थकावट कम करने का रास्ता ये है कि मेरे ऑर्डर टाइमली डिलीवर हो गए, कारीगरों ने टाइम पे सामान दे दिया, टाइम पे डिस्पैच हो गए और सुकून से वो डिलीवर हो गए। कभी कभी मिसरूट हो जाते हैं पार्सल, कस्टमर की फ्लाइट है, उसका कॉल आ रहा है कि सादिया मेरी फ्लाइट है, अभी तक पार्सल नहीं आया, मैं कोरियर वाले से फॉलोअप कर रही हूँ, उधर कारीगर ने नहीं दिया, अगले दिन डिलीवर करना है और प्रोडक्ट अभी हमारे हाथ में रेडी नहीं हुआ। ये स्ट्रेस है मेरे लिए बाजी, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, ये मेरा है। कैसे है मैं बता रही हूँ, ये मेरा स्ट्रेस है कि टाइमली मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, अभी डिस्पैच नहीं हुआ, पार्सल मिसरूट हो गया है, ये सारी टेंशन है। अगर ये सब चीजें टाइमली हो गई तो वो मेरा, उससे मुझे सुकून मिल रहा है, मैं रिलीफ मिल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें टाइमली मिल गई। बाकी अगर मैं किसी चीज को सीरियल्स तो देखती होंगी बाजी? सीरियल देखती हूँ मैं, 5 मिनट में 2 सीरियल कवर कर देती हूँ। हाँ, अगर खवातीन सीरियल ना देखें तो फिर ये क्या बात हुई? मतलब वैसे अभी तो बस एक ही सीरियल चल रहा है, अभी मैंने बहुत कम कर दिए, मुझे लगता है पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी ही देखती हूँ। डायन ये सीरियल का नाम? हाँ, सीरियल का नाम है। वो मतलब कभी कभी पहले मैं जैसे कुछ ड्रामा देखती थी तो मेरे हस्बैंड कोशिश करते थे कि वो भी, अब स्टोरी चल रही है, उन्होंने सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, अब वो फिर गायब, आगे आगे आगे। यानी तुम्हें समझ में कैसे आता, 3 मिनट में पूरी वीडियो खत्म कर दी, बस आगे 2x पे करती हूँ, उसे भी फिर आगे बढ़ा के आपको देखनी। हाँ, बस कहानी देखनी है क्या चल रहा है, और फिर कुछ दुख भरा सीन आ गया तो वो कई एपिसोड छोड़ देती हूँ कि जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तब देखूंगी। फिर उसे एक साथ 3-4 एपिसोड हो जाते हैं इकट्ठे, तब फिर देखती हूँ। तो बाकी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। रात में हम लोग बातें करते हैं साथ में अपनी। वो लोग बहुत माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बातें करते हैं, और मतलब इस तरह की बात करते हैं कि अच्छा लगता है, खुशी होती है। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि ये ना हो कि काम के पीछे बच्चों की परवरिश पे कोई ये कहे कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर फायदा ही नहीं है। हाँ, तो मेरी इसी वजह से हम लोगों ने स्टोर ऐसे लिया है कि नीचे स्टोर है, ऊपर घर है, ताकि ये सब चीजें अच्छे से मैनेज हो। अब जैसे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं 3:30, तो मैं 3 बजे आके जल्दी से पूरा टेबल सेट कर देती हूँ कि बच्चे आएंगे तो अच्छे से गरम गरम खाना रेडी हो। फिर वो आते हैं, फौरन यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, फिर वो आते हैं, फिर मैं आ जाती हूँ, फिर
प्यार व्यार किया, थोड़ा समझाया बेटा सही से चलिएगा, मोबाइल मत देखिएगा, ये ओके मम्मा डोंट वरी, जाइए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरी अपनी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, भले ही दोबारा मोबाइल निकाल ले, लेकिन बड़े अच्छी अच्छी उनकी बातें रहती हैं माशाल्लाह। खैर, तो स्पिरिचुअलिटी और ये जो एक डिवाइन फीलिंग होती है या फिर अल्लाह से जो आपका कनेक्शन होता है, इस चीज ने कितना हेल्प किया आपको बिजनेस में? कितनी, ये समझिए पूरी हेल्प वहीं से है। हाँ, तो तवक्कुल की वजह से ही तो हुआ है सब कुछ। देखिए करने वाली जात अल्लाह ताला की है, एक तिनका भी तब तक नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम ये कहें कि वहां से कितना मिला, जो मिला सिर्फ वहीं से मिला। आपके वालिदा के साथ आपका बॉन्ड किस तरह का रहा है? अभी बात होती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी अम्मी की मैं मतलब फेवरेट बेटी हूँ, और वो माशाल्लाह जब कोई कहता है, जैसे अभी रिसेंटली वो जब आई थी तो मैं ऐसे ही कहती, अम्मी बताइए सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? तो अम्मी ने कहा कि माशाल्लाह पांचों बच्चे हैं, एक माँ को अपनी पांचों औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन सादिया से मोहब्बत अलग है। तो सब लोग, मतलब मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी बॉम्बे से, छोटी बहन भी आई हुई थी, तो वो लोग एकदम हो गए, अरे अम्मी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा हमने क्या किया, हम भी तो मोहब्बत करते हैं। बोले नहीं, सादिया की बात अलग है। और उनसे मेरा मतलब अक्सर मैं जब भी जहाँ जाती हूँ, शुरू से मैं कहीं पे भी गई हूँ तो मेरा पहली कॉल अम्मी से ही होती है कि अम्मी ये मसला है, दुआए हाजात पढ़ के मेरे लिए दुआ कर दिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हैं और वो इंतजार करती हैं अब सादिया का कॉल आएगा बताने के लिए कि ये मसला हल हो गया या नहीं हुआ। फिर मैं उन्हें कॉल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हो गया। वो कहती हैं अल्लाह तेरा शुक्र। हमेशा उनका ये रहता है कि मतलब कोई भी मैं एग्जीबिशन में जा रही हूँ, मगर अक्सर बेटियां तो वालिद के ज्यादा नजदीक रहती है ना, करीब रहती हैं। हाँ पापा का तो एक अलग बॉन्ड है पापा से, मतलब मैं आज की डेट में कभी कभी हाँ, मैं अलग थकती bond है। हूँ, आपने बात तक नहीं की एक बार भी वालिद से? नहीं, जब भी मैं थकती हूँ तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है यार बहुत मेहनत हो रही है, आगे बढ़ने का एक पुश नहीं मिल रहा। तो कहते हैं पापा के बारे में सोचो, पापा के बारे में, अभी उन्हें और प्राउड फील कराना है, अभी उन्हें और अच्छा फील कराना है। मतलब मेरे पापा का ये रहा है कि अगर कोई ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, और अच्छा करो। उनका हमेशा से वही एटीट्यूड रहा, और अच्छा करो। जैसे मैं कुछ भी करा है बिजनेस में, या बेटा दुनिया क्या क्या कर रही है, लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए, अभी ये कुछ नहीं, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है बेटा, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। अम्मी का क्या है कि छोटा सा भी कुछ कर लिया तो तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन पापा का मिजाज उस तरह का था। अब आके 10 साल लगे मुझे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब वेरी गुड करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी कुछ भी होता है तो मैं उनसे शेयर करती हूँ, और मेरी पर्सनल आईडी पे देखेंगे कुछ उनके साथ रील्स भी बनाई है मैंने। तो बहुत उन्हें मतलब मालूम है कि सादिया का और मेरा मतलब एक अलग ही बॉन्ड है। मतलब मैं हर अपडेट उन्हें देती हूँ, इवन कुछ अपडेट्स ऐसे हैं कि किसी को मैं नहीं शेयर करती। मैं जैसे एग्जीबिशन से जब जाते हैं तो सबसे पहली कॉल मेरी पापा को होती है, कि सबसे पहले काउंट करके उन्हें बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वालिदा से वालिद पे शिफ्ट हो गई हैं। अब आप वापस अब आपने कहा ना कि उनसे नहीं है, दोनों से बेहद मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन पापा से एक अलग मोहब्बत है, अम्मी से एक अलग मोहब्बत है। पापा से बहुत मोहब्बत है, अम्मी से भी बहुत मोहब्बत। लेकिन जो दुआ की जब बात करेंगे तो जाहिर है माँ बाप दोनों ही अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं। पापा से भी कहती हूँ, लेकिन मैं अम्मी से बहुत कहती हूँ कि अम्मी ये ऐसे ऐसे है, अच्छे से, ऊपर अल्लाह नीचे मेरी माँ की दुआ। अभी जब हम पटना जा रहे थे तो एग्जीबिशन, एक तो बरसात का टाइम था और नॉन स्टॉप बारिश थी। इतनी बारिश थी कि कितनी जगह कितने मोहल्ले एकदम बह से गए थे, मतलब ऐसी बारिश थी पटना में। और हाँ उसमें फिर हमारी एग्जीबिशन, और फर्स्ट टाइम हम गए थे और बहुत महंगा स्टॉल था, तो बड़ा प्रेशर था कि अरे मतलब इतना खर्चा पानी कर कर आए हैं और क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने बस अम्मी से एक दिन पहले फोन करके कहा था, मैं कहा अम्मी ऊपर अल्लाह नीचे मेरी माँ की दुआ, बस शिद्दत से 2 दिन सिर्फ दुआएं करनी है कि अच्छा खुश हो के आऊं मैं। तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सब बहुत अच्छा होगा, बस तुम या रज़्ज़ाक़ों का विर्द रखना। और मतलब ऐसे से छोटी जो भी उनकी दुआएं होती हैं उन बताती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बारिश में इतने कस्टमर्स थे, ना हमने नाश्ता किया, ना हमने लंच किया, ना हमने शाम की चाय ली, सीधा डिनर किया 10:30 बजे। जो हैदराबाद का डिनर करे हुए गए थे, तो अगले दिन डिनर ही हमने करा। ऐसी पब्लिक थी माशाल्लाह, इतनी भीड़ इतनी बारिश में। तो ये माँ बाप की दुआएं नहीं है तो क्या है। तो मैं मतलब बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे माँ बाप हैं जो हर लम्हा दुआ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाऊंगी अम्मी का।
जब हैदराबाद की शॉप स्टार्ट हुई थी, नई नई खुली थी, तो अब जाहिर है कि मतलब नई जगह थी, पहले हम लोगों का स्टोर दूसरी जगह था, जब ये अपनी ओन शॉप हुई है तब यहाँ पे जब स्टार्ट करा। तो वो बताती रहती हैं, जब भी फ़ोन पे बात होती है कि बेटा जब दाखिल हो शॉप में तो ये पढ़ा करो, इसका विर्द रखा करो, ये इसका बहुत अच्छा है। फिर एक दिन उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पढ़ रही हूँ, देखना एक कस्टमर आएगा और तुम्हारी पूरी शॉप खाली कर देगा। तो मैंने कहा अरे अम्मी, मतलब हंसी आती कि मतलब ऐसी दुआ, कभी कभी इतनी बड़ी दुआएं होती ना कि आप ही यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। तो एक ब्रांड है मुंबई बेस्ड, तो उन्हें अपनी वेबसाइट पे 200 प्रोडक्ट ऐड करने थे और उन्होंने हैदराबादी ज्वेलरी चूज किया और वहां से कॉल आया कि हमारी टीम से 2 लोग आ रहे हैं 200 प्रोडक्ट चूज करने, वो आपके स्टोर पे विजिट करेंगे। तो 2 लड़कियां उनके पास से आई और वो चूज, मतलब 200 प्रोडक्ट अच्छे खासे होते हैं, 200 प्रोडक्ट तो डिस्प्ले में भी नहीं है, हमारे मैक्स 70 to 80 प्रोडक्ट हैं जो डिस्प्ले में है। तो उन्होंने एक 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 करके, हाँ वो शॉर्ट वाला दिखाइए, वो लॉन्ग वाला दिखाइए, ये ब्राइडल दिखाइए, इस तरह से ये सीन हुआ कि पूरा डिस्प्ले में जितनी ज्वेलरी थी वो पूरा खाली हो गया। फिर अंदर से प्रोडक्ट्स निकले, तो टोटल उनके 200 डिजाइन्स उन लोगों ने चूज किए और उन्हें हर डिजाइन के 5 पीसेस चाहिए थे। तो ऐसा ही हुआ कि वो पूरी ऑलमोस्ट, मतलब सारे प्रोडक्ट्स खाली हो गए, बहुत सारे बॉक्सेस आधे हो गए और मेरे जहन में बस जब वो ले रही थी, मैं बॉक्स में रख रही थी और पीसेस निकाल रही थी डिस्प्ले में से, और मेरी कान में बस अम्मी की वही लाइन गूंज रही थी कि एक कस्टमर आएगी और तुम्हारी पूरी शॉप खाली हो जाएगी। और मैं उस वक्त हंस रही थी, लेकिन अम्मी को यकीन था अपने पढ़ने पे कि इंशाल्लाह इसके अमल से ये होगा। तो उनकी बहुत दुआएं ऐसी हैं जो, अब जैसे मैंने पटना का बताया, एक ऐसे टाइम जहां नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, उस बारिश में इतने आपके पास कस्टमर्स आए हैं कि आपको आधे आधे एक एक घंटे लोगों ने वेटिंग करी है अपनी बिलिंग के लिए। तो ये माँ बाप की दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हम सबको ही कोशिश करना चाहिए, जिनके माँ बाप उनके पास हैं तो उन्हें अच्छा फील कराएं, उन्हें ये फील कराएं कि उनकी औलाद उनसे बहुत मोहब्बत करती है और वो आज जहां भी हैं अपने माँ बाप की दुआओं से हैं। क्योंकि जब तक आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ नहीं है, वो आपसे राजी नहीं है, तो आप कितनी मेहनत कर लें अपने काम में, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी लोगों को लगता है ना खाली मेहनत आगे बढ़ाती है, खाली मेहनत आगे नहीं बढ़ाती। छोटी 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 चीजें होती हैं जो पूरा एक रोड मैप बनाती हैं आपका। सही। अभी जो जितनी भी खवातीन हैं, जितनी महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए अगर कोई दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल है भी कि कुछ करें, उन लोगों के लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? आपके तजुर्बे का निचोड़ क्या कहता है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी लेडीज हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं या अभी अनमैरिड हैं, वो कुछ करना चाह रही हैं लेकिन कहीं से शुरू नहीं कर रही। शुरू करिए। अक्सर होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग कहते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं तो थोड़े बड़े हो जाएं तब स्टार्ट करेंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि इतने छोटे बच्चों के साथ तो कुछ करना मुमकिन ही नहीं। मेरे तो ट्विंस बेटे थे, वो भी इतने छोटे। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाता है। तो आपके जहन में जब जो चीज आई है, जब आपने ख्याल किया है कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बहुत वक्त निकाल देते हैं वो लोग और वो फिर वो एक टाइम आता है या तो वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं या उन्हें लगता है कि अब ऑलरेडी इतने लोग कर रहे हैं ये चीज। और ये चीज भी बहुत है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम करें क्या। तो मैं कहती हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो चीज आपको लगती है कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, तो वो पहले एक चीज आप चूज करेंगे। प्रोडक्ट में जाना है आपको, सर्विस में जाना है, जिसमें भी जाना है, वो चूज करके एज सुन एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर दें। फिर अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। जहां आप अटकेंगी, आप आजकल सोशल मीडिया से आप हेल्प ले सकती हैं, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, मतलब अब बहुत आसान है चीजें। लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। बाकी देखिए, मेहनत के बिना कोई भी काम, आप सोचें कि आपने पैसा खर्च कर लिया और आपने कोई बिजनेस ग्रो कर लिया, या आपने किसी एक अच्छी टीम हायर कर ली और आपका बिजनेस ग्रो हो गया। बिजनेस ग्रो एक बच्चे की तरह है, बिजनेस छोटे बच्चे की तरह, उसे पालना होता है और अच्छा बुरा वक्त देखना होता है। और एक चीज और मैं कहूंगी कि मैंने जो देखा है अपने, स्पेशली जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करती हैं वुमेन्स, उन लोगों का, कि जब वो स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले जो प्रॉफिट अर्न करती हैं वो प्रॉफिट को यूज कर लेती है, या तो घर की जरूरत के लिए या अपने शौक के लिए।
उससे वो बिजनेस उनका ग्रो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको री इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है बिजनेस में। आप जो मैंने स्टार्ट किया था 13,000 का फर्स्ट मेरा ऑर्डर था जो मैंने प्लेस किया था, फिर मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया, फिर उससे मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा स्टॉक रखा, फिर हर मंथ का जो प्रॉफिट था मैं वापस बिजनेस में ही रोटेट करती रही। आज भी हम लोगों का जो बिजनेस है वो हम अपना जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस में ही मेजर अमाउंट रोटेट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देखिए हरकत में बरकत है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं यार कोशिश कर रही हूँ, शादियां हो नहीं पा रहा, शुरू नहीं हो पा रहा। देखिए कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपके पास हाथ पकड़ने आपका। एक बार आप जब खड़े हो जाएंगे तो सब हाथ मिलाने आ जाएंगे, लेकिन खड़ा आपको खुद होना है। हाँ, तो ये सादियाबाजी के शौहर हैं दबीर साहब। आपसे मेरा एक ही सवाल रहेगा कि आप और आपकी वाइफ दोनों 10 साल पहले हैदराबाद आए थे और आपके काम के सिलसिले में आए थे, मगर 5 साल कबल आपने अपना ही काम छोड़ के फुल टाइम अपने वाइफ का जो बिजनेस था उसको आपने अपनाया जी। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि मेल ईगो नाम की जो चीज़ होती है, क्योंकि एक मर्द टू मर्द वाली जो गुफ्तगू होती है, कभी ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया या कभी किसी ने ताना दिया या कभी ये ख्याल आपके दिल में पैदा हुआ कि नहीं ये तो मेरे बीवी का बनाया हुआ बिजनेस है, अगर मैं इससे जुड़ जाऊं, वो एहसास कमतरी वाला ख्याल कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी। और मुझे लगता है शायद ये मेरे वालिद से मेरे अंदर आया है। उनकी एक आदत है कि वो उनके चारों तरफ जो भी लोग हैं, चाहे मेरी वालदा हों या उनके बच्चे हों या और भी कोई रिश्तेदार कोई भी हो, वो सबको कॉन्फिडेंस देते हैं जी। उनके अंदर ये चीज़ मैंने हमेशा देखी कि वो हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा मतलब, और ज़रूरी नहीं वो बोल के साथ दें, वो हमेशा साथ देते हैं। शायद उसका कुछ पार्ट मेरे अंदर भी आया है और उसी के चलते शायद मैंने हमेशा सादिया का साथ दिया है। और अलहमदुलिल्लाह मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी वाइफ का बिजनेस से कुछ है। मैं आज भी स्टोर पे खड़े होकर बोल देता हूँ कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैडम से बात कीजिए, मैं स्टाफ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये इनका है या मेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा ऐसा रखा है कि हमारा है। ये ज़ौजा से मोहब्बत है कि डर है? मोहब्बत है, डर नहीं है। डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह डरने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना उन्हें ना मुझे। ये हम लोग, मुझे लगता है शायद मियाँ बीवी के साथ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और कहीं ना कहीं मोहब्बत भी है और एक दूसरे का एहसास भी काफ़ी है। जिस तरह से शायद लफ्ज़ों में बताना पॉसिबल नहीं होगा, जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखती हैं और जिन जगहों पर मैं उनका ख्याल रख लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट वो है कहीं ना कहीं, वो अनसेड कहीं पे बैक ऑफ द माइंड कहीं जिसको डिस्क्राइब वो है। हाँ, आई कैन नॉट टेल यू कैसे क्या, लेकिन बट वो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। जितनी भी चीज़ें आपने की है, जितने भी अमाल आपके रहे हैं, एक आइडियल हस्बैंड का तस्वुर आप में नजर आता है? नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर तस्लीम ना भी करें तो क्या हो गया, जो लोग मान रहे हैं उनका तो भरम रखिए थोड़ा सा। आप बताइए कि जितने भी शौहर हैं जो अपने वाइफ के या फिर अपने ज़ौजा के बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर करना नहीं चाह रहे हैं ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मेल ईगो, जो टर्म यूज़ किया जा रहा है आजकल अल्फा मेल वाला, उन लोगों के लिए आपका क्या मशवरा रहेगा, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एहसास। अगर किसी रिश्ते में एहसास है तो आप वो रिश्ते को हमेशा अच्छा लेके चलेंगे, बीट एनी रिलेशन, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, या वो ख़ास तौर पे ये रिश्ते में तो खैर अल्लाह ने बरकत रखी है। और अगर वाइफ को हस्बैंड का, हस्बैंड को वाइफ का एहसास है, उसके एहसासात का, इमोशंस का एहसास है, तो वो हमेशा सपोर्ट करेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीवी हस्बैंड को सपोर्ट ना करे, हस्बैंड बीवी को सपोर्ट ना करे। अगर आपके अंदर एहसास है एक दूसरे के लिए तो आप हमेशा सपोर्ट करेंगे और करना चाहिए। तो इसी तरह से मतलब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप चाहे भाई हैं या आप हस्बैंड हैं या वालिद हैं, तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी लेडी हैं जो कुछ करना चाहती है तो उनको सपोर्ट कीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप उनको अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें मेल ईगो बीच में आता है? अगर आता भी है तो उसे साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए क्या होता है। आज की जो गुफ्तगू रही उसका हल यही है कि अगर आप कुछ करना चाहें और अगर आपको पूरी तरीके से तवक्कुल है अल्लाह पे, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, मगर बशर्ते ये कि आप शुरू करें कहीं से। हाँ, शुरुआत करना ज़रूरी है, शुरुआत करना, फिर उसमें मेहनत डालना ज़रूरी है, फिर आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज गेन करने की कोशिश करें कि आप जिस चीज़ में हैं। तो होप आपको कई सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी
और थॉट्स को दिशा देने का कम से कम एक ब्लूप्रिंट आपको मिल गया हो, वो ब्लूप्रिंट फॉलो कीजिए। और अगर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपकी लाइफ में या फिर हमारे गेस्ट के जो ख्यालात हैं, जो थॉट्स हैं, उनके थ्रू आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी। बाकी अगर आपको सच में लगा कि हाँ इससे इस्तेफादा हुआ, इससे फ़ायदा हुआ, तो दोस्तों से शेयर कीजिए, इस चीज़ को पहुंचाइए अपने दोस्तों के पास भी। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर रखना। और सादिया बाजी की बातें सुन के तो बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और बहुत बहुत शुक्रिया भी इनका कि इन्होंने अपना वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस से इंटरेक्ट किया। बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सादिया बाजी का पेज भी है, सादियाज हैदराबादी ज्वेलरी, सादियाज हैदराबादी ज्वेलरी नाम से। वहाँ पर भी आप जाके इनका जो काम है वो चेकआउट कर सकते हैं, किस तरह की ज्वेलरी है, किस तरह के अनमोल जवाहरात हैं, या फिर क्या क्या नाम होते हैं वो, सतलड़ा, सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। बस पेज तक आ जाए और बस हाँ फॉलो कर ले। हाँ बस वही है।